सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 से, जो कि हमारा क्लिपर है। तो लेक्चर 8 एंड लेक्चर 9 एंड लेक्चर 10 ऑफ ए। सो ये हमारे 2.5 लेक्चर में हमारा पूरा क्लिपर एंड क्लैम्पर, लगभग ये वोल्टेज डबलर, ये टॉपिक्स हमारे कवर होंगे। सो दिस इज लेक्चर नंबर 8। ओके, तो क्लिपर क्लैम्पर बहुत ही बेसिक रहता है, और जो फर्स्ट सेम या थर्ड सेम में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे भी ये चीज़ आती है। तो क्लिपर क्या करता है, एक सर्किट का जो उसकी आउटपुट वेव फॉर्म है उसका एक पोर्शन को रिमूव कर देता है। अगर आप किसी भी आउटपुट वेव फॉर्म से अगर आप किसी पर्टिकुलर पोर्शन को रिमूव करना चाहते हैं या क्लिप करना चाहते हैं, क्लिप करना भी रिमूव करना है, तो आप क्लिपर का यूज़ करते हो। जो सर्किट ऐसा कर सकता है उसको क्लिपर कहते हैं। सो क्लिपर इज़ यूज टू लिमिट एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। तो इसको हम एम्पलीट्यूड लिमिटर भी इस वजह से कहते हैं कि एम्पलीट्यूड को भी लिमिट कर देता है। बहुत ही बेसिक और अच्छा सा एग्जांपल समझते हैं कि अगर इस तरीके की आपकी क्लिप है, ओके, आउटपुट वेव फॉर्म है, स्क्वायर वेव फॉर्म है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर आपने जैसे ही इसको चैनल से पास कराया, चैनल में नॉइज़ था, ओके, तो नॉइज़ की वजह से इसमें इसके ऊपर और नीचे जो वी एम और माइनस वी एम है उसमें नॉइज़ ऐड हो गया। अब आपने क्लिपर का यूज़ किया और क्लिपर का यूज़ करते ही इस पॉइंट के ऊपर जो भी चीज़ है वो गायब हो गई, तो फिर ये आउटपुट में आपको वापस से जो पहले था लगभग वैसा मिल गया। तो हमने जितनी भी इसके ऊपर नॉइज़ थी, जैसे ये पॉइंट वी एम है और ये माइनस वी एम है, तो वी एम के ऊपर और इस माइनस वी एम के नीचे जितना भी नॉइज़ का पार्ट था वो हमने क्लिप कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, अलग हटा दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारा इनिशियल आउटपुट हुआ करता था, ओके, जिसको हमने चैनल से पास किया था, तो वापस से वो वैसा ही बन गया, बट विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट कॉल्ड क्लिपर। तो क्लिपर दो तरीके का हो सकता है, और शंट वाली बात तो मैंने बताई दी थी कि शंट का मतलब पैरेलल। तो क्लिपर दो तरीके का हो सकता है, शंट क्लिपर और हमारा सीरीज क्लिपर। शंट क्लिपर में जब पैरेलल वर्ड आता है उसका क्या मतलब है कि जो वी आउटपुट लेते हैं उसको हम डायोड के पैरेलल में लेते हैं। तो अगर ये डायोड हमारा कुछ इस तरीके से होगा या उसका उल्टा होगा, तो आपको ये आर एल लगा के इसके इसके उसमें हम वी आउटपुट लेंगे, ओके। तो ये अगर पैरेलल में है तो ये शंट क्लिपर, और अगर ये डायोड हमारा ऐसा है और हमारा ये यहाँ से इसको हटा दें और रेजिस्टेंस इधर है, तो ये सीरीज क्लिपर हो जाएगा। तो उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लिपर हमारा दो तरीके का हो गया, नंबर 1 इज शंट क्लिपर और नंबर 2 इज सीरीज क्लिपर। अब शंट क्लिपर से शुरू करते हैं, ये तो बहुत बेसिक बेसिक पार्ट थी डेफिनेशन। तो शंट क्लिपर हमारा दो तरीके का होता है, मतलब पहले तो क्लिपर दो तरीके का होता है, शंट और सीरीज। और वो जो होते हैं शंट सीरीज वो भी अपने आप में दो दो तरीके के होते हैं, पी क्लिपर और बॉटम क्लिपर। तो इसी तरीके से सबसे पहले पढ़ते हैं पी क्लिपर। तो टेकिंग आउटपुट एज पैरेलल टू डायोड ब्रांच, ठीक है, आउटपुट को हम डायोड ब्रांच के पैरेलल में लेते हैं। तो इस पॉइंट पे हम ये आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ पे हमने डायोड लगाया हुआ है, ये हमारा पी साइड है, ये हमारी एन साइड है। यहाँ पे हमने करंट लिमिटिंग रजिस्टर, ये कौन सा रजिस्टर होता है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर होता है कि डायोड में एकदम से सर्ज करंट ना जा पाए, सर्ज करंट जो पहले पढ़ चुके हैं। सो ये आउटपुट है, ये इनपुट हमने दिया एक सिग्नल, और यहाँ आर लगा दिया, और ये हमारा डायोड है, इसके संग एक रेफरेंस वोल्टेज भी ले लिया, ओके। सो वी आई जो हमारा है ए सी इनपुट है, आर इज करंट लिमिटिंग रजिस्टर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा अलग तरीके का, कि जो आर है उसको हमने रूट ऑफ एफ आर और रूट ऑफ आर आर के इक्वल लिया है। ये क्या है, हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस। तो अगर आपको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस, ये इनके एनोटेशन है कि एफ फॉरवर्ड और आर हमारा रिवर्स, ओके। तो अगर ये गिवन है तो आप जो कैपिटल आर है जो मेन रेजिस्टेंस है उसको कैसे निकाल सकते हैं, इनके रूट, इनके प्रोडक्ट के रूट से, ओके। इनका प्रोडक्ट लेंगे फिर रूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर एग्जाम्पल अगर आर एफ हमारा 8 ओम होता और हमारा आर आर रिवर्स रेजिस्टेंस 2 मेगा ओम है, तो इसको सॉल्व करके हमारा जो आर की वैल्यू है वो 4 किलो ओम आ गया। तो कभी भी अगर, वैसे तो इसका अभी इस लेक्चर में, आगे वाले लेक्चर में यूज़ नहीं है आर एफ और आर आर का, बट फिर भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि अगर आर आर और आर एफ अगर आपको गिवन है तो आप उससे जो मेन आर है उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वी आर जो है वो रेफरेंस वोल्टेज है। रेफरेंस वोल्टेज दो तरीके से हो सकता है, अगर डायोड का जो उसको डायोड के नीचे हम लगाते हैं, ओके, तो डायोड की तरफ जो हमारा टर्मिनल है अगर वो पॉजिटिव है तो इसको हम वी आर को पॉजिटिव मानेंगे, और जो डायोड की तरफ टर्मिनल है अगर वो नेगेटिव है तो हम इस वी आर को नेगेटिव वोल्टेज मानेंगे। तो देखो ये हमारा लगा हुआ है रेफरेंस वोल्टेज, ये लगा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर है, मतलब डायोड के नीचे क्या है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल, इस वजह से ये हमारा वी आर पॉजिटिव इसको लेंगे, ओके। तो ये सिंबल्स और पोलरिटी याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ तो बेसिक बेसिक बात कैच करी। अब आते हैं फाइनल हमारे क्लिपर के ऊपर कि टू एनालाइज क्लिपर। तो क्लिपर को एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायोड को सबसे पहले ऑफ करना है, हमें वीपी और वीएन निकालना है। कुछ इसी तरीके की चीज़ हमने जीरो डायोड में भी करी थी, वहाँ बताया था कि पहले आप उसको ऑफ कर दो, उसके थ्रू आउट ऊपर नीचे वोल्टेज निकाल लो, फिर उनको कंपेयर करके आप बता सकते हो कि हमारा डायोड ऑन होगा कि ऑफ होगा। सो वही चीज़ है कि कंपेयर वीपी एंड वीएन एंड प्रोसीड।
ये हमारे बेसिक से फंडे हैं, इनको हमें लगाना है। तो लेट डायोड भी ऑफ, तो जो हमारे डायोड है इसको ऑफ कर दिया, मतलब ये ओपन सर्किट हो गया। अब देखो ओपन सर्किट होते ही यहाँ से अगर करंट जा भी रही है तो उसके पास कोई पाथ नहीं है वापस आने का, क्योंकि ये भी ओपन है और बाद वाला ये भी ओपन है। इसके थ्रू हम केवल वोल्टेज ले रहे हैं, ओके, वी आउट। तो इसके पास कोई पाथ नहीं है, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, तो इसके अराउंड जो वोल्टेज होगा उसको हम जीरो कर देंगे। ओके, इस रेजिस्टेंस के अराउंड जो वोल्टेज होगा उसको जीरो कर देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हमारा यूज़ हो रहा है। सो वीपी की तरफ देखेंगे तो ये जो वीपी है ये किससे जुड़ा हुआ है, इस वीआई से जुड़ा हुआ है। ये वीआई इस पॉइंट पे भी होगा और सेम वीआई हमारा इस पॉइंट पे भी होगा, ये वीआई। तो वीपी हमारा वीआई के इक्वल है। वीएन किसके इक्वल है, क्योंकि इसके नीचे रेफरेंस वोल्टेज था, वो हमारा वीआर के इक्वल हो गया, तो वीएन हमारा वीआर के इक्वल हो गया। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया कि वीपी और वीआर की वैल्यू क्या है। अब मेन काम होता है इनको कंपेयर करना। अब इसको एनालाइज करते हैं। तो वीपी और वीएन की वैल्यू हमने वीआई और वीआर निकाल ली। अगर हमारा वीआई वीआर से बड़ा है, इसका मतलब कि वीपी वीएन से बड़ा है, तो हमारा डायोड ऑन होगा। तो बहुत ही ध्यान से इसको समझते हुए पहले इस वाले डायग्राम में मैं सब कुछ हटा देता हूँ। वो मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका इसके नीचे लगा है वी आर, एक वोल्टेज ये है, एक वोल्टेज ये है, इन दोनों को कंपेयर करना है। मगर वीपी बड़ा हो गया आपका किससे, वी आर से, तो डायोड हमारा कंडक्ट करेगा, एल्स हमारा कंडक्ट नहीं करेगा। बस इतनी सी बात वो कहना चाह रहा है। हम आ गए यहाँ पे, ओके। तो ये बात थी कि वीपी अगर बड़ा हो गया हमारा वीआर से तो वो कंडक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। वीपी हमारा ग्रेटर हो गया वीएन से तो हमारा डायोड ऑन हो जाएगा, एल्स हमारा डायोड ऑफ हो जाएगा। केस टू क्या है कि वीआई अगर लेस देन वीआर हो गया और इसका मतलब है कि वीपी लेस देन हमारा वीएन हो गया, तो डायोड ऑफ हो जाएगा। अब ऑन होगा और ऑफ होगा, ठीक है। दो बातें निकल के आ रही हैं, एक डायोड के नीचे लगा है वोल्टेज और एक हमारा वीआई वोल्टेज है। जो वीआई वीपी से जुड़ा है और नीचे वाला वीआर वीएन से जुड़ा है। अगर डायोड को कंडक्ट कराना है, कंडक्ट करने का मतलब कि शॉर्ट सर्किट कराना है, पाथ को क्लोज करना है, तो वी आई को हमें बड़ा रखना पड़ेगा वी आर से। जब तक बड़ा रहेगा तब तक कंडक्शन होता रहेगा। इसका उल्टा हो गया, अगर नहीं हुआ, छोटा निकल गया, तो हमारा ऑफ हो जाएगा। अब ऑफ हुआ और ऑन हुआ, दोनों कंडीशन में चीज़ें क्या होंगी, देखो पहला एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है। अगर हमारा डायोड ऑन हो गया तो फिर क्या हो गया कि हमें आउटपुट, क्योंकि इसके अराउंड लगा है और ये पूरी ब्रांच का वोल्टेज हो जाएगा वी आर, ओके, वी आर, तो हमें आउटपुट में भी वी आर मिल जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, या एक आउटपुट ही हो गया तरीका समझने का। अगर इसको हमने ओपन कर दिया तो फिर तो हमारा वी आर जो है वो किसी काम का नहीं बचेगा। अगर इसको मैंने ओपन कर दिया तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, इतने अगर उसका देखें इस पॉइंट का, तो हमारा इसका वोल्टेज हो जाएगा वी आई, जो सेम वी आई इधर था इधर कॉपी हो आ गया, वही हमें आउटपुट में वी आई मिल गया। तो इसको समराइज करते हुए, अगर हमारा डायोड ऑफ है तो हमें आउटपुट में मिलेगा वी आई, जो हमारा इनिशियल वोल्टेज है। अगर हमारा डायोड ऑन है तो हमें आउटपुट में मिलेगा वी आर, जो वोल्टेज वाली ब्रांच में लगा हुआ है। तो ऑन ऑफ, ओके, वीपी ग्रेटर देन वी एन और वीपी लेस देन वी एन, दोनों केस में हमारा ये चीज़ें हुई। तो इसको समझना और दिमाग में रखना भी बहुत ज़रूरी है, एकदम मतलब क्विक। अगर डायोड ऑन है तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, ऑफ है तो आउटपुट में क्या मिल रहा है। डायोड खुद में ऑन है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो जो उसके साथ वाली ब्रांच वाला हमारे जो वोल्टेज है वो हमें आउटपुट में दे देगा वी आर। और जैसे ही डायोड ऑफ हो गया वो फिर ब्रांच किसी काम की नहीं रही, तो हमारा जो वी आई जा रहा था वो अब उछल के जाएगा हमारे वी आउटपुट में। देखो इसी को लेके अब बनाते हैं डायग्राम। तो ये जो बेसिक हमारा बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ठीक है, साइनसॉइडल वेव, तो ये तो हमारा इनपुट हो गया। अब इसी में आउटपुट बनाते हैं। देखो ये वी आर है, मान लो वी आर कुछ, अब वी आर को अभी हमने पॉजिटिव माना है, वी आर को पॉजिटिव माना है, सबसे बड़ी बात वी आर की कुछ वैल्यू है। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये हमारा वी एम है, ठीक है, ये वी एम है ऊपर वाला, ये वी एम है, वी एम को मैंने मान लिया 10 वोल्ट और वी आर को मान लिया 8 वोल्ट। तो जब तक हमने क्या कहा था कि हमारा डायोड ऑन होना चाहिए, ऑन होने के लिए वी पी ग्रेटर देन वी एन होना चाहिए, और वी पी ग्रेटर देन वी एन होने के लिए हमारा क्या होगा, हमारा वी आई ग्रेटर देन वी आर होना चाहिए। तो जब तक वी आई बड़ा होगा हमारे वी आर से, तो हमारा डायोड ऑन हो जाएगा। और डायोड ऑन, इसमें क्या हो रहा है, डायोड ऑन हो रहा है, और ऑन होने से क्या हो रहा है कि हमारा आउटपुट जो डायोड वाली ब्रांच में लगा है, मैं इस बात को बार बार एम्फेसिस दे के बोल रहा हूँ, अगर डायोड ऑन हुआ तो फिर वो ब्रांच हमारे काम की हो गई, और वो ब्रांच काम की होगी तो जो वोल्टेज डायोड वाली ब्रांच में है वही हमारा आउटपुट बन गया। तो देखो जब भी हमारा वी आई वी आर से बड़ा है, देखो इस मूवमेंट के लिए बड़ा है, ये जो डॉटेड मूवमेंट ये इसके लिए बड़ा है, तो आउटपुट में हमें ये नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वी आर मतलब वी आई नहीं मिलेगा हमें आउटपुट में, सीधे सीधे मिलेगा सीधे से केवल वी आई की वैल्यू, सॉरी वी आर की वैल्यू।
तो इस जगह के लिए, फिर से इस जगह के लिए, और फिर से इस जगह के लिए। तो ये हो गया। अब इसके अलावा अब यहाँ क्या है, ये जो जगह है, ये जितनी भी जगह हैं, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है कि हमारा जो वी आई है वो लेस देन वी आर है। अगर वो वी आर से छोटा है तो हमारा डायोड ऑफ हो गया, डायोड वाली ब्रांच किसी काम की नहीं रही और हमें आउटपुट में वी आई मिल जाएगा। तो जो वी आई इनपुट में जा रहा है सेम वी आई हमारा आउटपुट में ऐसे कॉपी हो जाएगा। तो अब जो मैं येलो से बना रहा हूँ ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म है, और इनपुट वेव फॉर्म तो समझ में आ रही है। अब नीचे मैंने क्या किया, इसी येलो वाली वेव फॉर्म को, ये जो ऊपर था इसको हटा के सिर्फ इसको बना लिया, तो ये हमारा आउटपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म आ गई। तो ये तो हमारा अगर वी आर पॉजिटिव था तो। अब ये क्या, अब इसको समझ लेते हैं, नाम से भी ये क्या कहना चाह रहा है, ये पीक क्लिपर है। ओके, तो इसने क्या किया, क्लिप कर दिया, किसको क्लिप कर दिया, पीक को क्लिप कर दिया। अब देखो अगर मान लो कि ये पहाड़ होते, तो ये पहाड़ की चोटी है और ये खाई है, ये खाई का एरिया है, ये चोटी है, तो इसने पीक को क्लिप कर दिया, तो हमें आउटपुट में क्या नहीं मिल रहा है, पीक नहीं मिल रहा है। तो पीक को क्लिप कर दिया तो ये पीक गायब हो गए सारे, तो हमें आउटपुट में पीक नहीं मिल रहा, मतलब पहाड़ से उसका पीक काट के अलग कर दिया। ये चीज़ समझने वाली है कि ऐसे यहाँ से कट कर दिया तो इसके ऊपर का हिस्सा कट हो गया या क्लिप हो गया, तो उसके नाम से तुरंत समझ में भी नहीं आना चाहिए, मतलब कि पीक क्लिपर बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है समझ में आना चाहिए तुरंत। तो पीक क्लिपर रिमूव्स दैट पार्ट ऑफ सिग्नल विच लाइज अबव रेफरेंस वोल्टेज। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया कि उस सिग्नल के पार्ट को हटा देता है जो रेफरेंस वोल्टेज के अबव लाई करता है, लाई अबव रेफरेंस वोल्टेज या वी आर के अबव लाई करता है। ओके, और बाकी क्या कैसे हुआ वो तो पूरा डिटेल में समझ में ही आया। अगर मान लो कि वी आर नेगेटिव हो जाता, ये अभी पूरा क्या चल रहा है, पीक क्लिपर ही चल रहा है हमारा, और वो भी ये शंट टाइप का चल रहा है। तो अगर वी आर को नेगेटिव ले लिया, तो वी आर को मान लो हमने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ पे भी लॉजिक वही लगेगा। लॉजिक क्या लगेगा कि जब हमारा वी आई ग्रेटर देन वी आर होगा तो हमारा डायोड ऑन होगा, डायोड ऑन हुआ तो उसकी वाली ब्रांच काम की हुई और उसकी वजह से उसके साथ जो वी आर लगा था वो हमें आउटपुट में मिला। ठीक है, कहाँ से क्या हुआ, अगर वी आई बड़ा हुआ वी आर से तो डायोड ऑन हो गया, डायोड ऑन हुआ तो उसकी ब्रांच हमारे काम की हो गई, उसकी ब्रांच काम की हो गई तो उस ब्रांच में जो वोल्टेज था वो हमें आउटपुट में मिल गया। तो जब भी हमारा वी आई इससे बड़ा है तो हमें केवल एक ही आउटपुट मिलेगा, वो है वी आर। तो देखो यहाँ से पूरा लगातार केवल वी आर मिलेगा, यहाँ से पूरा लगातार वी आर मिलेगा, और अगर वी आर से छोटा हो गया वी आई तो हमें वी आई मिल जाएगा। तो देखो इतनी ड्यूरेशन के लिए केवल वी आई मिला, तो आउटपुट हमारा ये बना इस तरीके का। तो इसमें तो लगभग पूरा सिग्नल ही हमारा क्लिप हो गया, सिग्नल का काफ़ी ज़्यादा पार्ट, देखो केवल ये इतना पार्ट हमें मिल रहा है सिग्नल का, बाकी पूरा ये सब क्लिप हो गया है। तो ये हमारा तब है जब वी आर नेगेटिव है। कंडीशन दोनों में सेम है, चाहे वी आर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अगर वी आई ग्रेटर देन वी आर होगा तभी डायोड ऑन होगा, अगर वो ऑन होगा तो हमारा जो डायोड वाली ब्रांच है वो हमारे ब्रांच काम की आएगी, वो काम की आएगी तो हमें आउटपुट में वी आर मिलेगा। अब वी आर कुछ भी हो, ठीक है, कितना भी हो। तो ये हमारा किसकी बात हुई, पीक क्लिपर की, वो भी शंट टाइप का। देखो इसमें भी क्या है कि ऊपर वाला हिस्सा पूरा, इसमें कुछ ज़्यादा ही ऊपर वाला हिस्सा को क्लिप कर दिया गया, मतलब पीक को ही क्लिप किया है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पार्ट को। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब इसकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं डिटेल में अच्छे से। ओके, पहले ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक की थोड़ी सी डेफिनेशन दे दी कि ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच का ग्राफ। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच का ग्राफ को हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, वी ओ और वी आई के बीच के ग्राफ को हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो ग्राफ कुछ भी होगा, अभी तो केवल डेफिनेशन है, तो इसको हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ये काफ़ी आगे तक हमारा यूज़ होता है ये कॉन्सेप्ट, ये टर्म। अब बात करते हैं इसी के ग्राफ बनाने की, जो पीक क्लिपर हमने सीखा, इसी का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो पहला ग्राफ ले रहे हैं जब वी आर को हमने पॉजिटिव लिया था, वी आर को पॉजिटिव लिया था तो हमने कुछ इस तरीके का देखा था ना, ये फिर नीचे तो पूरा जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्लिप हो गया था, जो पीक थी वो हमारी क्लिप हो रही थी। तो उसको समझते हैं। वी ओ अगर हमारा वी आर के इक्वल है, देखो दो पार्ट में हमारा आउटपुट बन रहा है, एक बार में हमें आउटपुट मिल रहा था, एक पार्ट के लिए वी ओ वी आर के इक्वल मिल रहा था। ऐसा कब था, जब वी आई ग्रेटर देन वी आर था। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, वी आई वी आर से बड़ा, डायोड कंडक्ट करेगा, डायोड कंडक्ट करेगा तो उसकी ब्रांच हमारे काम की, क्योंकि उसकी ब्रांच हमारे काम की होगी तो उस ब्रांच में जो वोल्टेज है वो हमें आउटपुट में मिलेगा, उस ब्रांच का वोल्टेज वी आर है। ओके, तो ये, और यहाँ पे हमें वाई क्या मिलेगा, वाई मतलब यहाँ पे ये वी आर के इक्वल मिल रहा है, वी आर तो फिक्स है, वी आउटपुट हमें किसके इक्वल मिल रहा है, वी आर के, वी आर फिक्स है, मतलब वाई जो है, मतलब स्लोप की बात करें तो कांस्टेंट है। ओके, के इक्वल है, के इज कांस्टेंट। अब समझते हैं सेम चीज़, अगर हमारा ये कब मिलेगा,
जब हमारा वी आई लेस देन वी आर है तो हमारा डायोड ऑफ हो गया, वो ब्रांच चली गई, किसी काम की नहीं रही, तो हमें जो वी इनपुट दे रहे हैं सेम हमें वी आउटपुट मिल रहा है। और वी इनपुट हमारा कैसा है, समय के संग बढ़ घट रहा है, तो ये वेरिएबल है, तो हम कह देंगे कि वाई एक्स के इक्वल हो गया। ओके, वी इनपुट वी आउटपुट के इक्वल हो गया, तो या वी आउटपुट वी इनपुट के, तो वाई इजकल टू एक्स, तो यहाँ पे स्लोप है ये वाई इजकल टू एक्स। ओके, ये चीज़ है, तो ये तो मैथमेटिकल बात हो गई। तो जब इसको बनाएंगे, देखो ये वी आर पॉजिटिव है, तो वी आर पॉजिटिव मतलब ये वी आई वाली एक्सिस पे भी और वी आउटपुट वाली एक्सिस पे भी हम दोनों पे वी आर को बनाएंगे, कुछ वैल्यू होगी, सेम वैल्यू होगी। ओके, ये ड्यूरेशन और ये हाइट दोनों सेम है, मतलब ये वाई और ये एक्स दोनों सेम है। तो ये अब देखो इसको बनाने का तरीका, ये तो सब मैथमेटिकल चीज़ को कर दो साइड में। जहाँ पे आप क्या बनाओ, वी आर को बनाओ, जहाँ पे भी बनाओ जिन एक्सिस पे, उसको इंटरसेक्ट कराओ, किस जगह हो रहा है, ये पॉइंट है जहाँ वी आर दोनों का इंटरसेक्ट हो रहा है। उस पॉइंट के आगे, आगे आगे मतलब पीक या ऊपर, देखो पीक, आगे और ऊपर, तीनों लगभग एक ही बातें हुई। दोबारा से मैं लिखता हूँ। ओके, पीक, आगे और ऊपर, लगभग इनको एक ही बात मान लो। तो उस पॉइंट के आगे आप उसको कर दो कांस्टेंट, और उसके नीचे आप बना दो ओरिजिन से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन। ओके, जिसका स्लोप हमारा y इक्वल टू एक्स हो। इस तरीके से है। अब ये जो ट्रिक बताई कि आप इसको पहले इंटरसेक्ट कराओ वी आर को, फिर देखो पीक क्लिपर है कि बॉटम क्लिपर है। अगर बॉटम होता तो इसके नीचे कांस्टेंट कर देते हम, और इसके ऊपर ऐसे निकाल देते। ओके, उसको भी देखेंगे अभी। तो ये तरीका करना है। अब ऐसे ही बॉटम क्लिपर को भी देख लेंगे, उसके पहले अगर वी आर नेगेटिव है तो उसको देख लेते हैं। देखो ये तरीका यहाँ पे भी लग जाएगा। यहाँ मैथमेटिकल चीज़ से मतलब ये समझने वाली बात नहीं है। बाकी ये इन्होंने लिख भी दिया है, ये ऐसे ये पिंक से करके ये बता दिया कि यहाँ पे कांस्टेंट क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ वी आई ग्रेटर देन वी आर था, ये हमने देख लिया ऐसा है। और यहाँ पे क्यों वी नॉट वी आई पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वी आई लेस देन वी आर है। तो ये चीज़ अब इसको समझते हैं। सेम ग्राफ को अगर हमारा वी आर जो है वो कम होता, नेगेटिव होता, तो देखो यहाँ पे वही तरीका लगाना है, वी आर को बनाओ, क्योंकि वी आर नेगेटिव है तो वो इस वाली हमारी एक्सिस पे बनेगा, एक्स की पीछे साइड। ठीक है, यहाँ माइनस एक्स, ये एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई, और यहाँ पे भी माइनस वाई पे बनेगा। दोनों को इंटरसेक्ट कराओ, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा हो, ओके, उसके उसी पॉइंट से लेके उसको कांस्टेंट कर दो। देखो वी आर की वैल्यू क्या होगी, ऐसी हो जाएगी कांस्टेंट, तो इसको आगे तक कांस्टेंट बना दो। ओके, जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा हो उस पॉइंट के आगे, और उसके पीछे आप क्या कर दो, ओरिजिन से क्रॉस होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्लेंटेड लाइन, जिसका स्लोप हमारा एक्स वाई इक्वल टू एक्स हो। अब लेकिन ओरिजिन से तो ये पास नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ के बाद ये घूम जाएगी। तो इसको लेकिन जब बनाएंगे तो इसको ऐसे डॉट करके दिखा देंगे कि ये ओरिजिन पे जाके हमारी रुकेगी जाके। तो ये तरीका यूज़ करना है। अब ये तरीका कहाँ यूज़ हो रहा है, जब हम पीक की बात कर रहे हैं, पीक या आगे या ऊपर, तो ये चीज़ हो गई लगभग सिमिलर। तो इस तरीके से हम ग्राफ को बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब बात करते हैं बॉटम क्लिपर की। तो अब देखते हैं बॉटम क्लिपर। बॉटम क्लिपर में क्या होगा कि हमारा नीचे जो भी वी आर होगा उसके नीचे जो भी पार्ट मौजूद होगा, ओके, नॉन टेक्निकल भाषा में बोले तो वो गायब हो जाएगा। ओके, पीक क्लिपर में जो भी वी आर है उसके ऊपर का पार्ट गायब हो गया। तो ये हमारा पीक और बॉटम का मेन कॉन्सेप्ट। सो बॉटम क्लिपर में डायोड की जो पोलरिटी है उसको उलट देंगे। अब ये कुछ इस तरीके से हो गया, तो इसकी वजह से एन हमारा ऊपर हो गया और पी हमारा नीचे हो गया। कॉन्सेप्ट वही देखेंगे कि कब डायोड ऑन होगा, कब डायोड ऑफ होगा। तो वही कॉन्सेप्ट करेंगे कि डायोड को कर दो ओपन, और डायोड को ओपन करके और फिर यहाँ पे वोल्टेज हो गया हमारा ज़ीरो। तो डायोड को ओपन करके हमारा जो वी आई है वो बन गया वी एन। ओके, दिख रहा होगा। और जो वी पी मतलब जो वी पी है वो बन गया हमारा, क्या बन गया, वी आर। तो अब डायोड ऑन कब होगा, जब हमारा वी आर ज़्यादा होगा वी आई से, या बोलें तो वी आई लेस होगा हमारा वी आर से, तो हमारा डायोड ऑन होगा। तो इससे क्या समझ में आई बात। और डायोड जब ऑन होगा तो डायोड वाली ब्रांच हमारे काम की हो गई, और हमें आउटपुट में वी आर मिलेगा सेम। तो वी आर मिलेगा कब, जब वी आर हमारा बड़ा होगा वी आई से, तो हमें वी आर मिलेगा। इसका मतलब कि वी आर जब बड़ा है हमारा वी आई से। इसको ग्राफ में देखते हैं इसी चीज़ को। देखो यहाँ पे इन पॉइंट्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा वी आर बड़ा है पूरा। देखो इस पूरी जगह के लिए वी आर की वैल्यू वी आई से बड़ी है, वी आई तो नीचे जा रहा है, वी आई तो छोटा है। तो यही चीज़ हम यहाँ लगा रहे हैं कि जब वी आर यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जब हमारा या तो वी आई छोटा हो वी आर से, या वी आर बड़ा हो वी आई से, तो हमारा डायोड ऑन हो जाएगा और हमें आउटपुट वी आर मिलेगा। तो वी आर कहाँ के लिए मिलेगा, जब वी आर खुद बड़ा है। तो जिन जिन पॉइंट्स पे अगर आप कंपेयर करें कि वी आई आपका कम है, नीचे है वी आर के,
तो वहाँ पे आप वी आर को ले लो, जैसे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका वी आर ही लेंगे और इसके आगे भी, और जो पॉइंट्स पे जहाँ हमारा वी आई बड़ा है वी आर से तो वहाँ पे आप वी आई को ले लो। तो इस तरीके से, और यहाँ पे ये लॉजिक ही नहीं देखना है कि किसको लेना है किसको, अगर आपको जल्दी करना है तो मैंने जो ट्रिक बताई कि अगर आपको बॉटम क्लिपर है तो वी आर के नीचे वाला पार्ट को क्लिप कर दो, जो भी आपका ग्राफ में आ रहा है। देखो ये पार्ट नीचे आ रहा है, बाकी ये पार्ट ऊपर जा रहा है, ये पूरा पार्ट वी आर के नीचे आ रहा है, उसको क्लिप कर दो, बॉटम को क्लिप कर दो, ऐसे ही यहाँ पे। और किसको क्लिप नहीं करना है, जो चीज़ वी आर के ऊपर है, देखो ये वी आर के ऊपर है, ये वी आर के ऊपर है। अब इस ट्रिक में दिक्कत कहाँ फंसेगी इस ट्रिक में, अच्छा इससे ये भी आसानी से बन जाएगा वी आई कैरेक्टरिस्टिक। दिक्कत फंसेगी जब आप देखेंगे कि पहचानने में कि आपका कौन सा बॉटम क्लिपर है और कौन सा पीक क्लिपर है, तो यहाँ पे दिक्कत फंसेगी। तो इसको करने के लिए भी तरीका निकालना पड़ता है, ये पी है, ये एन है, ये पीक क्लिपर है। सो पीक क्लिपर आपको क्या देता है, वी आर की तरफ इंडिकेशन करता है। तो देखो पीक क्लिपर में हमारा जो डायोड है वो वी आर की तरफ एरो है, तो इससे मतलब ये एक तरीके की, ये कोई भी टेक्निकल बात नहीं है, केवल ट्रिक है समझने के लिए। अगर आपको बताना हो देख के और आपको दिमाग नहीं लगाना कि पीक है कि बॉटम है, तो क्या देखना है कि पीक क्लिपर हमारा किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, वी आर की तरफ। तो इससे ये लॉजिक लगाए कि हमारा जो भी ग्राफ में हाईएस्ट पॉइंट होगा वो वी आर होगा, वी आर के ऊपर का क्लिप हो जाएगा। ओके, तो वी आर के ऊपर का मतलब पीक क्लिप हो जाएगा। तो अगर ये भाई मतलब ट्रिक है और तो कुछ है नहीं, कि अगर आपका ये क्या है इंडिकेट करा वी आर, तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट वी आर होगा, उसके ऊपर क्लिप हो गया मतलब पीक क्लिप हो गया। सेम इसी का उल्टा देखते हैं, देखो ये ग्राफ में भी दिख रहा है कि वी आर हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो आउटपुट वेव फॉर्म है इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, इसका हाईएस्ट पॉइंट वी आर है, तो ये हमारा पीक क्लिपर है। तो अगर वी आर की तरफ हमारा डायोड लगा हुआ है, इंडिकेट कर रहा है वी आर की तरफ, तो पीक क्लिपर है। और इसका अपोजिट, अब यहाँ पे हमारा बॉटम क्लिपर में हमारा जो डायोड लगा है वो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, वी आर से दूर इंडिकेट कर रहा है। तो वी आर से दूर इंडिकेट कर रहा है मतलब जो हमारा बॉटम पार्ट होगा, बॉटम मोस्ट पार्ट होगा वो वी आर होगा। ये क्या है, केवल ट्रिक्स हैं याद करने की, कि अगर आपका जो डायोड है वो वी आर के अपोजिट इंडिकेट कर रहा है, ओके ये वी आर के अपोजिट इंडिकेट कर रहा है, ये वी आर है, तो बॉटम मोस्ट पार्ट हमारा वी आर होगा। तो ये मैंने ट्रिक बताई कि कैसे याद रखें कि पीक क्लिपर है कि बॉटम क्लिपर है। ओके, इसको आगे टेस्ट भी करेंगे, एक दो क्वेश्चन जब आएंगे। तो इसका डायग्राम ये हमने बना लिया, ये सीख लिया। तो इसी को बात करते हैं, अगर वी आर पॉजिटिव था तो ये, वी आर नेगेटिव है तो फिर वही बात की, क्योंकि बॉटम क्लिपर है तो वी आर के जो भी नीचे आए, छोटा पार्ट आए बड़ा पार्ट आए, उसको आप क्लिप कर दो। देखो यहाँ पे वी आर नेगेटिव है, यहाँ पे तो इसको क्लिप कर दो, तो जैसे यहाँ पहुँचेगा हमारा सिग्नल आउटपुट, तो यहाँ से यहाँ तक वी आर बन जाएगा और फिर ऊपर चला जाएगा वी आई के बराबर। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से ये जो बेसिक चीज़ें अगर इसको समझ लिया तो बड़ी आसानी से हम डायग्राम को बना सकते हैं। तो शंट का मतलब आपका डायोड लगा है पैरेलल में, पीक क्लिपर है या बॉटम क्लिपर में, मतलब पीक पार्ट को क्लिप कर रहा है या बॉटम पार्ट को क्लिप कर रहा है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, इसका वी आई करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। देखो वी आई करेक्टरिस्टिक का सेम वही फॉर्मूला, आपका बॉटम हो पीक हो वो बाद में देखेंगे, पहले आप वी आर को बनाओ दोनों एक्सिस पे, अगर वो पॉजिटिव है तो यहाँ बनेगा, इसका इंटरसेक्सिंग पॉइंट ये है। अब देखो क्योंकि ये बॉटम क्लिपर हैं दोनों, ये दोनों ग्राफ बॉटम क्लिपर के हैं, तो अब बॉटम है मतलब इसके पीछे वाला पार्ट, देखो बॉटम, नीचे और पीछे ये सब सिनोनिम टाइप के हो गए। ओके, तो इसके पीछे वाले पार्ट में आप वी आर के इक्वल कर दो, देखो वी आर के इक्वल कर दिया इसके पीछे, और इसको आप आगे तक बना दो, और इसके आगे वाले पार्ट में आप उसको वी आई के इक्वल बना दो, जैसा वहाँ पे कर रहे थे उसका अपोजिट। अब देखो यहाँ पे भी सेम, ये वी आर हमारा नेगेटिव है तो उसको इन एक्सेस पे बनाओ, इसका इंटरसेक्सिंग पॉइंट बना दो ये। अब इसके पीछे वी आर बना दो, क्योंकि बॉटम क्लिपर है तो नीचे वाला पार्ट जो भी था उसको क्लिप करके वो वी आर के इक्वल हो गया, आगे आप ये बना दो। और देखो एक्चुअल यहाँ पे हुआ क्या, ये बॉटम वाला पार्ट है, ये जो डॉटेड में बना रहा हूँ येलो से, ये बॉटम वाला पार्ट है, तो इसको क्लिप करके अब वी आर इसकी जगह घुस के बैठ गया। ऐसे ही यहाँ पे पीछे वाला पार्ट ये है तो इसकी जगह हमारा वी आर घुस के बैठ गया, ये चीज़ है। बाकी क्या है कि ये जो लाइन बनेगी स्लेंटेड, ये हमारा ओरिजिन से पास होनी चाहिए, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को। अब और आगे बढ़ते हैं कि इफ़ डायोड हैज़ कट इन वोल्टेज, तो अभी तक कट इन वोल्टेज का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, डायोड हमारा आइडियल वोल्टेज था। अब अगर डायोड के पास खुद का कट इन वोल्टेज है वी गामा, तब हम क्या करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। देन रिप्लेस डायोड विद द सीरीज कनेक्शन ऑफ आइडियल डायोड एंड अ बैटरी ऑफ वी गामा। तो डायोड के संग उसका जो कट इन वोल्टेज है उसका एज अ वोल्टेज सोर्स दिखा दो। ओके, देखो ये तो सेम चीज़ है, ये हमारा पहले डायोड था और अब भी डायोड है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, केवल हमने एक एक्स्ट्रा क्या बढ़ा दिया, वोल्टेज सोर्स को हमने एक्स्ट्रा कर दिया, ये वी गामा को एक्स्ट्रा कर दिया। अब इससे देखो बात क्या बनेगी, अगर यहाँ वी आर है तो हमारा जो वी आर की वैल्यू थी तो वो अब बढ़ के ये टोटल बन जाएगा वी आर डैश। अब हम नए रेफरेंस वोल्टेज को लेंगे जो होगा हमारा वी आर प्लस
वी गामा, और माइनस होगा या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो हम इसकी पोलरिटी को देख के बता देंगे कि हमें माइनस करना है या प्लस करना है। अगर ये इस तरीके का है, नेगेटिव है, तो उस हिसाब से देख लेंगे। अच्छा, इसकी भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो वी गामा बनाएंगे वोल्टेज, उसका हम पोलरिटी क्या लेंगे, तो पोलरिटी इसी के हिसाब से लेंगे। देखो इसमें पी ऊपर है तो उसमें पॉजिटिव ऊपर, इसमें एन ऊपर है तो उसमें नेगेटिव टर्मिनल ऊपर। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं एक। देखो वही वाली ट्रिक को रिवाइज करते हैं। मैंने क्या बोला कि मैं डायोड की एरो देखूंगा, एरो ऊपर है, वी आर से दूसरा है। ओके, तो सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट यहाँ पे वी आर होगा, और बॉटम मोस्ट पार्ट वी आर होगा, मतलब बॉटम क्लिपर की तरह ये काम कर रहा है। अगर मान लो कि ये डायोड ऐसा होता उल्टा, ओके, मान लो ये डायोड उल्टा होता, मतलब ये पीक की, मतलब वी आर की तरफ एरो हमारा बोल रहा है, तो मतलब टॉप मोस्ट पार्ट हमारा पी आर होगा, और वो पीक को क्लिप कर देगा ये क्लिपर। तो फिलहाल ये हमारा बॉटम क्लिपर है, ये बॉटम क्लिपर है। इसके नीचे रेफरेंस वोल्टेज हमारा वी आर 5 वोल्ट दिया है, बट इसके अंदर इसका कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट भी दे दिया है, और ये हमारा वी आई 10, इसका पीक वैल्यू 10 है। ओके, ये साइन ओमेगा टी से मतलब नहीं, ये तो बस ये बता रहा है कि वी आई आपका ये है, तो 10 पीक वैल्यू है, मतलब वी एम 10 है। प्लॉट आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, इसको करेंगे बड़ी आसानी से। यहाँ पे हम इसके संग 0.7 वोल्ट बना देंगे। अब इसकी पोलरिटी देखेंगे, ये एन है और नीचे पी है, तो इसको उल्टा बनाएंगे। तो हमारा जो मैंने क्या बोला था, वी आर डैश। ओके, तो जो फाइनल वी आर डैश या वी आर बचा वो हमारा 4.3 वोल्ट बचा। अब इसको देखते हुए हम अपना डायग्राम बनाएंगे। देखो इसको देखते हुए बॉटम क्लिपर बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी जो बेसिक वेव फॉर्म होती है उसको ड्रॉ कर लेंगे। अब उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि बॉटम क्लिपर है तो वी आर के नीचे को पूरा गायब कर दो। वी आर के नीचे वाला जो भी पार्ट आएगा वहाँ वी आर को ही आउटपुट में कर दो। देखो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 4.3 से, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा वी आर के नीचे वाली वैल्यू जा रही है, वो किसी काम की नहीं है। और इसके साथ में यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे, तो बॉटम क्लिप होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये 4.3 वोल्ट है। तो ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म बन गया इस वाले क्वेश्चन का, बड़ी आसानी से। ओके, फिर आगे चलते हैं। इन सर्किट सोन डायोड हैज़ कट इन वोल्टेज, वही हमारा 0.7 वोल्ट, वी आई सेम। और यहाँ पे हमें बताना है प्लॉट द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आया, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख के इतना डिफरेंस नहीं लगेगा, पर ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या किया है कि ये हमारा करंट लिमिटिंग रजिस्टर तो था ही, इसके पैरेलल में भी हमने एक रजिस्टर और लगा दिया। अगर ये रजिस्टर यहाँ पे नहीं होता तो हम जैसे पहले चल रहा था तो वैसे कर लेते। ओके, और ये भी हमने जो ट्रिक देखी कि देखो हमारा डायोड किस तरफ एरो कर रहा है, ये वी आर की तरफ, मतलब वी आर हमारा टॉप मोस्ट वोल्टेज होगा आउटपुट वेव फॉर्म का, मतलब उसके ऊपर का वोल्टेज क्लिप हो जाएगा, तो ये पीक क्लिपर है। सो ये हमारा क्या निकल के आया है, एक पीक क्लिपर। हमें आउटपुट वेव फॉर्म बनानी है, पर इसमें एक चेंज क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये आर आ गया है, ये हमारा एक एक्स्ट्रा आर आ गया है। जो चीज़ यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, जब हम यहाँ पे पॉजिटिव वेव करते थे और यहाँ पे कुछ नहीं होता था, जब हम चेक करते थे वीपी और वीएन की वैल्यू, जब डायोड को ऑफ कर देते थे, तो ये हमारा ऑफ हो गया। ओके, ये ओपन सर्किट हो गया। तब हम यहाँ पे 0 वोल्टेज लिख देते थे, और जो यहाँ से जाता था वही हम वीपी को मान लेते थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यही यहाँ समझने वाली मेन कॉन्सेप्ट है कि अब ये हमारा यहाँ पे 0 वोल्ट कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट को पास होने के लिए ये पाथ मिल गया है, करंट को पास होने के लिए पाथ मिल गया है। तो अगर इसको भी आप ऑन कर दो, ऑफ कर दो, जैसा कि हम करते हैं जब इसको चेक करते हैं वीपी वीएन को, या जीनो डायोड के अंदर भी चेक करते हैं, तो जब इसको ओपन सर्किट कर देते हैं पर फिर भी करंट को जाने के लिए पाथ मिल गया, तो अब ये वोल्टेज जो वीपी, अब वो हमारा वी आई के इक्वल नहीं होगा। ये यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है। बाकी हमारा वी एन जो है, क्योंकि ये हमारा इसी तरीके से है, तो ये 5.7 हो गया, तो वी एन तो 5.7 है, ये तो अपनी जगह सही है, पर वीपी नहीं है। वीपी किसके इक्वल होगा? देखो इस नोड का जो वोल्टेज होगा, मान लो इसको एक्स ले लिया, तो वीपी अब वी एक्स के इक्वल होगा, और जो वी एक्स आएगा उसके कंपेरिजन में हम कंपेयर करके बताएंगे डायोड ऑन होगा या ऑफ होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी, तो हमने यहाँ पे यही चीज़ करी। ये हमने टर्मिनल ले लिया, ये ले लिया एक्स। ओके, अब इसका वोल्टेज हमें निकालना है, तो इसको ऑफ कर दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, वीपी निकालना चाह रहे हैं और वीएन निकालना चाह रहे हैं। तो वीएन तो हमें दिख रहा है कि 5.7 के इक्वल है। वीपी निकालने के लिए वीपी वी एक्स के इक्वल होगा, इसको ओपन सर्किट कर दिया। अब इस ब्रांच का कोई काम नहीं बचा, इस 5.7 का कोई काम नहीं बचा। अब ये वी आई जो है वो दो, ये क्योंकि आर और आर सीरीज में आके देखो, वी आई इज डिवाइडेड बिटवीन टू रजिस्टर, सो वीपी इजकल टू वी एक्स,
और आर सीरीज़ में है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस में आधा आधा वोल्टेज जाएगा, और हम वोल्टेज डिवाइडर भी लगा सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे तो कुछ ही आ जाएगा, वी आई इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, ठीक है, उस वाले रेजिस्टेंस पे अपॉन टोटल सम। तो वी पी हमारा वी आई बाई टू के इक्वल आ गया, और वी एन है 5.7 और वी पी एम है वी आई बाई टू। वी आई बाई टू क्या है हमारा, तो अभी वी आई की बात नहीं करते, वी आई तो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, वी आई तो वेरी कर रहा है, तो हमें रिलेशन लेके आना है। मेन चीज़ वी आई वेरिएबल है तो रिलेशन लेके आना है। तो वी पी ग्रेटर देन वी एन, देखो यहाँ से समझना जरूरी है, डायोड बिकम्स ऑन, कब डायोड ऑन होगा, तो जब हमारा वी पी वी एन से बड़ा हो जाएगा। वी पी मतलब वी आई बाई टू, वी एन मतलब 5.7, या फिर बोले तो वी आई हमारा 11.4 वोल्ट से बड़ा होगा तो हमारा डायोड ऑन होगा। अब देखो इसको देख के समझ में आ गया कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो वी आई है उसकी मैक्सिमम वैल्यू या वी एम की बात करें, पीक वैल्यू हमारा 10 वोल्ट है, और वो जब 11.4 वोल्ट से बड़ा होगा तब वो कंडक्ट करने देगा डायोड को, या डायोड ऑन होगा। इसका मतलब है कि डायोड डोंट कंडक्ट, तो डायोड कंडक्ट करेगा ही नहीं, और जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो फिर उसके आगे मतलब वी आर का कोई काम नहीं बचेगा, और जैसे हम पहले कहते थे कि ये ब्रांच किसी काम की नहीं बचेगी, ठीक है, इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं। तो हम जो कहते थे कि वी आई ही हमारा वी आउटपुट बन जाएगा, पर यहाँ पे ये भी डिफरेंस है। अब क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, और ये जो वी आउट ले रहे हैं हम इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो वी एक्स निकाला था, वी आउट वी एक्स के इक्वल आएगा, या फिर बोले तो वी आई बाई टू के इक्वल आएगा। तो यही चीज़ देखो यहाँ पे करिए, वी आउट इज वी आई बाई टू के इक्वल, और टेन साइन ओमेगा टी अपॉन टू, तो ये 5 साइन ओमेगा टी बन गया। तो यहाँ पे क्लिपिंग तो एक तरीके से कह रहे हैं कि क्लिपिंग तो किसी चीज़ की नहीं लग रही होते हुए, पर हमारा जो सिग्नल है वो आधा हो गया, मतलब क्लिपिंग हो रही है बट सिग्नल हमारा आधा हो गया। पहला सिग्नल जो होता था जो कि 10 तक जाता था, 10 वोल्ट और -10 वोल्ट तक, अब वो केवल 5 वोल्ट तक जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारा हो रही है। और जो पहले का अगर सिग्नल की बात करते हैं तो वो कुछ हमारा इतने ही ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन यही रहेगी टाइम की, तो कुछ ऐसा होगा, ओके, ऐसा होगा पहला वाला जो वो है। तो हम ये कह भी सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये हमारा क्लिप हो गया है, ये एक अलग तरीके का हमारा सर्किट बन गया, ओके। तो वी आउटपुट में हमें आधा वैल्यू मिलेगा वी इनपुट का, ओके, वी आई का आधा वैल्यू वी आई बाई टू। तो क्यों मिलेगा, क्योंकि डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। ये सब चीज़ हमने डिटेल में समझ ली। तो क्लिपिंग ऑपरेशन अकर्स ओनली इफ इनपुट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लिपिंग ऑपरेशन तभी होगा जब हमारा, क्लिपिंग कौन कर रहा है हमारा, मेनली हमारा डायोड कर रहा है, हम डायोड को ही तो लेके उसी की हेल्प से तो क्लिपिंग कर रहे हैं। तो क्लिपिंग ऑपरेशन केवल और केवल तभी होगा हमारा जब डायोड स्ट्रॉन्ग इनफ होगा, या हमारा इनपुट जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ होगा डायोड को कंडक्ट कराने के लिए, या डायोड कंडक्ट करेगा। अगर डायोड कंडक्ट ही नहीं कर रहा तो वो वाली ब्रांच तो हमारी किसी काम की रही नहीं। अब हमारा कैसा हो गया, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये फिगर बन गया, और इसके थ्रू आपको वी आउटपुट पूछा है। ये एक अगर रजिस्टर आर वैल्यू का, अगर दोनों सेम वैल्यू के लिए है तो और ज़्यादा इजी। तो क्या होगा, ये वी आई या वी आउटपुट में साफ साफ कोई भी बता देगा, देखिए कि वी आई का आधा मिलेगा मैं वी आउटपुट में, ओके। तो जब हमारा डायोड कंडक्ट नहीं हो पा रहा तो वो ब्रांच किसी काम की नहीं। और ये जो पर्टिकुलर सर्किट है ये क्या कर रहा है, बिहेव्स एज अटेन्यूएटर, अटेन्यूएटर की तरह काम कर रहा है। वो समझ में आ गया क्यों कर रहा है, 10 का 5 कर दे रहा है, ओके। अब ये तो हमने बेसिक क्लिपर के बारे में या शंट क्लिपर के बारे में बॉटम पीक सब कुछ समझा, सारे केसेस देखे, रेफरेंस वोल्टेज डाल दिया, एक अलग से रेजिस्टेंस डाल दिया, सब देखे। अब हम देखेंगे 2 लेवल शंट क्लिपर, मतलब अगर हमने 2 लेवल की क्लिपिंग करनी है या 2 लेवल के बीच में क्लिपिंग करनी है, मान लो एक VR1 और एक VR2 है, ओके, उनके बीच में क्लिपिंग करनी है, तो हम किसको यूज़ करेंगे, तो हम 2 लेवल शंट क्लिपर को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके नाम में लेवल, शंट है मतलब दोनों डायोड पैरेलल में आएंगे, और फिर उसका वे कैरेक्टरिस्टिक बना के भी देखेंगे। देखो इसको समझना भी आसान है, जो मैंने लॉजिक बताया कि हम देखो डायोड हमारा कहाँ देख रहा है, डायोड देख रहा है नीचे VR की तरफ, नीचे देख रहा है मतलब VR हमारा पीक वैल्यू होगी, जो डायग्राम बनेगा आउटपुट का उसकी सबसे ऊंची वैल्यू हमारी VR होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये हमारा पीक क्लिपर हो गया एज। और सेम हमारा जब सेकंड वाले हम ब्रांच को देखते हैं तो डायोड उल्टा देख रहा है, VR को नहीं देख रहा, तो उल्टा जब देख रहा है तो VR हमारा बॉटम वैल्यू होगी, तो ये हमारा बॉटम वैल्यू होगी, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती हमारे आउटपुट की। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इस लॉजिक से तुरंत हमने बता दिया कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो VR1 पीक और VR1 से लेके हमारा, ओके, VR1 से लेके हमारा जो VR2 तक बनेगा, इनके बीच में ही बनेगा, मतलब ये हाई वैल्यू और ये लो वैल्यू, तो ये हमारा VR1 और ये VR2 इनके बीच में बनेगा। अब इसका आउटपुट बनाना बहुत आसान है, पहले इसका डिटेल एनालिसिस के बजाय सीधा आउटपुट देखते हैं। तो ये मैंने जैसे बताया ये हमारा इनपुट आ गया साइनसॉइडल वेव, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप 2 पॉइंट बनाओ, और अगर आप
फिलहाल दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं, कैसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि VR1 हमारा VR2 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन ज़रूरी है, ये ऊपर लिखी हुई है, अभी दिखाऊंगा। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो VR2 से नीचे नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे VR2 के इक्वल, फिर यहाँ से वो VI को फॉलो कर लेगा, इनके बीच में वो VI को फॉलो करेगा, और VR1 से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो देखो वही चीज़ हो रही है, इनके बीच में VI को फॉलो कर रहा है, फिर ये VR2 के इक्वल होके रह गया। तो देखो यही कॉन्सेप्ट जो मैंने मुंह से बोला कि VR1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, VR2 से कम नहीं हो सकता। तो ये इस तरीके से आउटपुट बन गया। तो ये क्या हो गया, दो लेवल के बीच में हमारी क्लिपिंग होके रह गई, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये पूरा ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट, ये सब क्लिप कर डाला, ये 2 लेवल शंट क्लिपर हो गया। तो ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समथिंग लाइक दिस, ये हमें आउटपुट में मिलेगा। सो 2 लेवल क्लिपर रिमूव्स दैट पार्ट ऑफ सिग्नल विच लाइज अबव हायर वोल्टेज एंड बिलो लोअर वोल्टेज। मतलब हायर वोल्टेज तो मैंने बता दिया कि VR1 कंडीशन, एक कंडीशन है कि VR1 हमारा VR2 से बड़ा होना चाहिए। सो उस पोर्शन को हटाएगा जो VR1 से ऊपर है और VR2 के नीचे है। तो जो हिंदी में बोला वही यहाँ पे पॉइंट भी लिखा है। अब समझते हैं इसका मतलब डिटेल एनालिसिस। उसके पहले हम इसको समझ लेते हैं, वी आई करेक्टरिस्टिक को। इसको भी समझने के लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने वहाँ बताया था कि VR2 और VR1 को ड्रॉ कर लो, ठीक है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है फिलहाल। तो VR1 ऊपर होगी, इधर आगे होगी क्योंकि बड़ी वैल्यू है। अब देखो कहाँ पे वो कोइंसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे VR2 कोइंसाइड कर रहा है और यहाँ पे VR1 कोइंसाइड कर रहा है। अब जैसा हमने देखा कि इन दोनों के बीच में आप VI को फॉलो कर लो, मतलब स्लेंटेड लाइन बना लो, पर फिर भी लॉजिक क्या कि ये पास करनी चाहिए ओरिजिन को, ओके। और इसके बाद आप इसके VR जो बड़ा वाला उसके इक्वल बना दो और इसके पहले आप इसके इक्वल बना दो। तो बहुत ही आसानी इसका ग्राफ बन सकता है। अब इसमें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर मान लो VR1 तो यही होता, VR2 मान लो नेगेटिव हो जाता, तो VR2 मान लो यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, क्योंकि दोनों को कोइंसाइड कराना है लगभग इतना। तो क्या होगा कि फिर ये यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक इसी को फॉलो करेगा, ओके। और इसके बाद ये VR2 बनेगा, ओके। तो इस ग्राफ पे आप कोई भी चेंजेस कर दो, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करूँगा, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये इसको फॉलो करेगा सेम को, ठीक है। और VR2 मान लो यहाँ पे है इस जगह, तो जहाँ VR2 हमारा कोइंसाइड कर रहा है दोनों एक्सिस का, तो वहाँ से लेके और VR1 तक आप इसको V आउटपुट को VI के इक्वल बना दो, और फिर उसके नीचे तो VR2 के इक्वल और उसके ऊपर VR1 के इक्वल। तो ये एनालिसिस हुआ हमारा वे करेक्टरिस्टिक का। अब थोड़ा सा डिटेल में, ये तो क्या है, इतने से हमारा काम तो इतने से ही चल जाएगा, पर थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कब कौन सा डायोड ऑन होगा, कौन सा डायोड ऑफ होगा। और देखो यहाँ पे जो मैंने बोला कि कंडीशन भी लिखी हुई है कि ये हमारा VR1 VR2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए हमारी। अब देखेंगे, देखो इसका ये VP है, ये VN है, तो यहाँ VN हमारा VR1 के इक्वल आ गया, ये VN है, ये VP है, यहाँ VP हमारा VR2 के इक्वल आ गया, और VR1 हमारा बड़ा है, ओके। और अब इसमें चेक करेंगे कि कौन सा किसके इक्वल है। मान लो VR1, अब इसमें समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थोड़ा सा वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। तो इसको तो tan sin ओमेगा t पे ही उठा के रख देते हैं। VR1 को मान लेते हैं 6 और VR2 को मान लेते हैं 4, ठीक है, क्योंकि ये इससे बड़ा है, ये VR1 है, ये VR2 है, ओके। अब समझते हैं केस 1, हमने माना कि V इनपुट VR1 से बड़ा है, ओके। तो V इनपुट मतलब कि हम V इनपुट की वैल्यू 6 से 10 के बीच में देख रहे हैं, केस 1। तो इसमें क्या होगा, ये अगर इससे बड़ा है तो हमारा डायोड, क्योंकि ये VP है, और इसको चेक कैसे करते थे, डायोड को ओपन सर्किट करके चेक करते थे ना, तो VP हमारा बन गया VI और VN बन गया VR। ये देखो 6 वोल्ट है और ये हमारा 6 वोल्ट से बड़ा है, तो VI हमारा कुछ भी हो सकता है, 7 8 9 10 कुछ भी। इस केस में क्या होगा कि हमारा D1 ऑन हो जाएगा, ओके, D1 ऑन हो जाएगा। पर देखो क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक ही वोल्टेज है, और वो वोल्टेज अभी हमने क्या लिया है, 6 से 10, ठीक है, 6 से बड़ा। तो मान लो यहाँ पे 7 वोल्ट है, यहाँ पे 7 वोल्ट है, तो ये तो ऑन होता हुआ दिख रहा है, पर ये 7 वोल्ट है। और VR2 हमने क्या लिया था, VR2 को हमने लिया है 4 वोल्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो 4 वोल्ट है। अब अगर ये 7 वोल्ट है VN में और VP में 4 वोल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ से समझ में आया कि D1 ऑन है, D2 ऑफ है। अब D1 ऑन होगा तो हमारा आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, जो D1 वाली ब्रांच का रेफरेंस वोल्टेज है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। तो VO हमारा VR1 के इक्वल हो गया। तो इससे क्या समझ में आया कि VR1 से ज़्यादा वैल्यू होने पे, मतलब 6 से 10 पे हमारा जो V आउटपुट है वो VR1 के इक्वल आ रहा है, ओके। तो देखो यही चीज़ है इसमें ग्राफ में भी बनाओ, ये 6 बना दिया, ये हमने 4 बना दिया, तो 6 वोल्ट से ज़्यादा पे ये हमारा 6 वोल्ट के बराबर ही बन के रह जाएगा।
और ये पुराने वाले केस को हटा देते हैं, ये हमारा बेसिक केस है। और 6 वोल्ट, 4 से 6 वोल्ट में, और फिर अभी 3 केस देखने हैं हमें, है ना। एक 4 से 6 वोल्ट के बीच में, 6 वोल्ट से ज़्यादा तो हमने देखा। केस 2 देखते हैं कि VI जो है वो VR2 से भी कम है। मतलब VR2 को हमने लिया था 4 और VI को हमने लिया है मान लो हमारा 0 से 4 के बीच में, ठीक है, 4 से कम है। ये पूरी रेंज ले ली VI की कि इस रेंज में क्या होगा। इस रेंज को भी चेक कर सकते हैं, हमारा D2 ऑन होगा, D1 ऑफ होगा। देखो अब हम इसमें यही करते हैं, इसको हटा देते हैं, इस वाले इसको। हमने क्या ले लिया, इसको तो ले लिया 4 वोल्ट, ये तो 4 वोल्ट है ही। अब इस रेंज में हमने लगाया कि 0 से 4 वोल्ट होगा हमारा VI, ठीक है, ये भी 0 से 4 वोल्ट होगा, छोटा। अब क्योंकि ये P वाला साइड है, ये N वाला साइड है, ये हमारा 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट पे फिक्स है। ओके, तो ये 6 वोल्ट है, ये तो पहले ही कब हो गया, 0 से 4 वोल्ट तक ही है। तो हमारा P वाली साइड में छोटा वोल्टेज और N वाली साइड में बड़ा वोल्टेज, तो ये तो हमारे किसी काम का रहा नहीं, D1 बेकार हो गया। D2 को देखते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, तो नेगेटिव वाली साइड 4 से कम है, या तो 4 है, 4 से कम है, पॉजिटिव वाली साइड 4 है। तो अब हमारा D2 ऑन हो गया, और D2 ऑन हो गया तो आउटपुट में हमें VR2 मिल गया। तो देखो सेम चीज़ हो रही है कि जब हमारा ये जो यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारा ये इनपुट, ओके, इधर देखते हैं, जब हमारा इनपुट 4 वोल्ट से कम है, देखो ये 4 से 6 की रेंज है, उससे कम है, तो हमारा आउटपुट में हमें VR2 ही मिल जाता है एज इट इज़। तो VR2 मिल गया, क्यों मिल गया, पूरा लॉजिक है। अब तीसरी ग्रुप देखते हैं जब 4 से 6 के बीच में है। देखो केस 3 के जब VR2 और VR1 के बीच में है हमारा VI, तो इस केस में आप उस डायग्राम पे जाके देख लेंगे तो दोनों ही जाके ऑफ हो जाएंगे हमारे डायोड। और वो हमें करेक्टरिस्टिक से भी पता चल रहा है कि इस रेंज में ये वी आउटपुट हमारा VI को फॉलो करेगा। बाकी देख भी सकते हैं डिटेल में, कैसे, देखो मैंने यहाँ रेंज बनाई 4 से 6 की, यहाँ रेंज बनाई 4 से 6 की, और दोनों को चेक किया। ये हमारा 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। अब ये 4 से 6 की रेंज है, क्योंकि ये P साइड है तो ये कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं जा रही, तो ये भी ऑफ हो गया, D1 ऑफ हो गया। ऐसे ही ये हमारा N साइड है, ये P साइड है, P 4 वोल्ट है, N साइड हमेशा P से बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से ये भी ऑफ हो गया, ठीक है। VN हमेशा इसमें 4 से 6 के बीच में VP से बड़ा ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। तो दोनों ऑफ हो गए, जब दोनों ऑफ हो गए तो ये दोनों हमारी ब्रांच इसको गायब कर दो, तो हमारा जो V आउटपुट है किसके इक्वल आ गया, VI के इक्वल। तो ये हमारा 2 लेवल वाला हो गया शंट क्लिपर। तो पूरा इसका डिटेल एनालिसिस देख लिया, ओके, ये ग्राफ देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इन सर्किट सोन डायोड्स हैव कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट, इसमें कट इन वोल्टेज दिया है, एंड V इनपुट इसमें 12 दिया है, और प्लॉट V0 हमें आउटपुट पूछा गया है। रेफरेंस वोल्टेज दिए हैं, इसमें 5 वोल्ट दिया है रेफरेंस, इसमें हमने 7 वोल्ट दिया है रेफरेंस, ओके। बट ये 7 वोल्ट तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव पोलैरिटी है, इस वजह से इसको हम -7 लेंगे। तो यहाँ पे सितारा वाली चीज़ ये हुई, इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि इसको -7 लेंगे। अब जब ये -7 है और ये 5 है, तो ये कॉन्सेप्ट फुलफिल हो रहा है कि नहीं, VR1 ग्रेटर देन VR2 फुलफिल हो रहा है। ऑब्वियस ही बात है कि 5 -7 से बड़ा है, तो ये फुलफिल हो रहा है। बाकी चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा नीचे को दिख रहा है, तो ये पीक क्लिपर है, ओके। ये पीक क्लिपर है, मतलब इसका हाईएस्ट वैल्यू 5 वोल्ट होगी। तो देखो यहीं से हमारा आउटपुट वेवफॉर्म बन जा रही है बहुत ही आसान से। इससे क्या समझ में आ रहा है, हाईएस्ट वैल्यू 5 वोल्ट ही होगी, और ये हमारा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है -7। इससे क्या समझ में आ रहा है, हमारा नेगेटिव वैल्यू मतलब बॉटम वैल्यू, बॉटम मोस्ट वैल्यू आउटपुट की, वो हमारा -7 वोल्ट होगी। तो यहाँ से बहुत ही आसानी से अगर आप बनाना चाहें, ये देखो ये -7, ये -7, उसी के संग हमारा ये 5 और ये 5, देखो एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना, इनके बीच में ये इसको फॉलो करेगा, इसके बाद ये बन जाएगा इसके। ये तो आइडियल केस में बन गया। अगर ये सेम क्वेश्चन होता, सेम डायग्राम होता और सेम हमसे आउटपुट पूछा जाता, तो इसका वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक इतनी आसानी से ये हम बना देते, अगर आइडियल केस की बात करें। पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको कट इन वोल्टेज को भी लेना है, जो कि 0.7 वोल्ट है। सो कट इन वोल्टेज भी ले लेंगे। देखो जो पोलैरिटी डायोड की है, जैसे यहाँ पे P ऊपर है तो यहाँ पे कट इन वोल्टेज ऐसा ही हो जाएगा, तो ये टोटल हमारा बन जाएगा 5.7 न्यू। अब यहाँ पे पोलैरिटी के हिसाब से ये नेगेटिव है, तो ये भी हमारा कट इन वोल्टेज भी कुछ ऐसा ही लेंगे, ठीक है, नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे 0.7। तो ये भी माइनस का 0.7 हो गया, तो ये टोटल बन गया -7.7 वोल्ट। तो जो हमने डायग्राम बनाया था 5 और उसके बीच में, अब उसको किसके बीच में बनाएंगे हम,
5.7 और -7.7 के बीच में। और देखो यहाँ से हमारा आउटपुट इतनी आसानी से बन के तैयार हो गया। जब इनके बीच में बनाएंगे, इनको इंटरसेक्ट कर लिया और इसको इंटरसेक्ट कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक तो वो वी को फॉलो करेगा, यहाँ के बाद 5.7 हो जाएगा और इसके पहले 7.7 हो जाएगा। अब देखो इसका आंसर देखते हैं। वी करेक्टरिस्टिक तो बनाया ही नहीं है, बाकी आंसर देखो वही चीज़ आ रही है कि इसके बीच में, ठीक है, ये वैल्यूज हमने निकाली, ये हमने निकाल ली थी सॉल्व करके, इनके बीच में वो वी को फॉलो कर रहा है। देखो इन दोनों के बीच में जो भी वी है उसको फॉलो किया जा रहा है, ये वी को फॉलो किया जा रहा है इस समय। और जैसे ही यहाँ 5.7 से ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 5.7 पे ही हमारा बंद के रह जाएगी, जो हमारा कॉन्सेप्ट हमने सीखा। और नीचे -7.7 से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, बॉटम मोस्ट पार्ट यही होगा। तो इतनी आसानी से ये हमने इसका निकाल दिया। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि VR1 हमारा VR2 से बड़ा है, क्योंकि ये -7 लिया है। और यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया, वही लॉजिक लगाया है, इसको हमने 0.7 लिखा और ये -0.7 है क्योंकि इसमें ये नेगेटिव ऊपर है, इसमें भी, तो ये हमने एक साथ लिख लिए। इससे ये बन गया -7.7, इससे 5.7, और क्योंकि 2 लेवल हमारा शंट क्लिपर है तो इन्हीं के बीच में हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं कि इन सर्किट सोन diodes are ideal if clipping operation is to occur, then input should be output outside which range। अगर ये कह रहा है कि क्लिपिंग हो तो हमारा जो इनपुट है किस रेंज के बाहर होना चाहिए। ओके, इनपुट शुड बी आउटसाइड विच रेंज, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अलग से क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि अलग से हमारा ये आर आ रहा है, और जैसे ही ये आर आया तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बन गया कि अब जो वोल्टेज इन पॉइंट्स का हुआ है, तीनों नोड एक ही सेम नोड है, वो हमारा वी नहीं हो सकता अगर हम दोनों डायोड को ओपन भी कर दें, ओपन सर्किट कर दें। ओके, ये दोनों हमारी ब्रांच किसी काम की ना रहे तो फिर तो ये तीनों नोड एक ही हो गए, और वैसे भी एक ही है। तीनों नोड एक होंगे तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो वी नहीं होगा, ये समझने वाली बात है। अब वो वी नहीं होगा तो क्या होगा, वो हमको निकालना है। तो ये मान लो वी एक्स, ठीक है, वी एक्स एक ही बात होगी, वी एक्स, तो ये वी एक्स होगा। अब ये वी एक्स हम निकालेंगे तब हम कंपेयर कर पाएंगे डायोड ऑन होगा या ऑफ होगा। अब देखो यहाँ आसान उनने कर दिया है, इसको निकालने के लिए हमें वी इस क्वेश्चन में नहीं दिया, केवल हमसे पूछा गया लगभग। तो आर और आर सेम वैल्यू के दिए हैं, तो वही लॉजिक कि वी एक्स जो होगा वो वी आई बाई 2 के इक्वल होगा, उसका आधा हो जाएगा। ओके, वी एक्स हमारा वी आई बाई 2 के इक्वल होगा। अब ये वी आई बाई 2 के इक्वल होगा, और यहाँ पे डायोड्स आइडियल दिए हैं, कोई कट इन वोल्टेज नहीं है, तो ये हमारा -1 है और ये -2 है। तो यहाँ पे वो लॉजिक पूरा हो रहा है कि नहीं, कि VR1 ग्रेटर देन VR2 पूरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि -1 बड़ा होता है -2 से, क्योंकि दोनों पे माइनस है। ओके, तो -1 -2 से बड़ा है। तो अब देखेंगे कि इसका नेगेटिव साइड हमारा -1 है, जो VN है वो -1 है, और ऐसे ही इसका VN जो है वो हमारा -2 है, और सॉरी इसका VP -2 है, क्योंकि इसका ये पॉजिटिव साइड है, इसका VP -2 है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी वो देखना जरूरी है कि VP क्या होना चाहिए, VP हमारा -1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे VN हमारा अगर इसको कंडक्ट कराना है तो -2 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या, कोई वैल्यू, देखो इसको लॉजिक समझो, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा जोर डाल के, कि इससे ये समझ में आया कि VN हमारा -1 है, अगर डायोड को ऑन कराना है, मतलब डायोड 1 को, तो VP -1 से बड़ा होगा, तभी इसी केस में VP VN से बड़ा होगा, मतलब -1 मतलब VN, तो -1 से बड़ा होना चाहिए तो डायोड 1 ऑन होगा। ओके, सेम अगर VP -2 है इसका, तो VP हमेशा -2 से हमारा मतलब VN हमेशा छोटा होना चाहिए। VN क्या होना चाहिए, हमारा VP से छोटा होना चाहिए, मतलब -2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि VP -2 है, तो ये -2 से छोटा होना चाहिए, तभी डायोड हमारा 2 ऑन होगा। अब वो तुमसे ये कह रहे हैं कि -1 से तो बड़ा, देखो ये नंबर लाइन बनाई, ये -1, ये -2, ये 0। अब वो कह रहे हैं कि भाई एक बार तो तुम -1 से बड़ा कर दो और -2 से छोटा कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है वी को एक ही मूवमेंट पे। तो देखो इसको डिटेल में देखते हैं, डिटेल में कोई चीज़ नहीं है, वी को हमने वही डिवाइड किया और वी आई बाई वी एक्स को वी आई बाई 2 निकाला, ये वी एक्स लिया था, जो हमने बात बोली कि इस तरीके से किया है, इसको ओपन करके। फिर आगे देखते हैं, क्लिपिंग ऑपरेशन अकर्स वोल्टेज डिवाइडर इफ वन ऑफ द टू डायोड्स बिगिन कंडक्शन। तो हमारा क्लिपिंग ऑपरेशन तभी होगा जब मैंने एक स्टेटमेंट लिखाया था कि हमारा जो डायोड, सॉरी
जो वी आई है वो स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए डायोड को कंडक्शन में लाने के लिए या डायोड को कंडक्ट कराने के लिए स्ट्रॉन्ग इनफ वैल्यू होनी चाहिए। तो तभी हमारा क्लिपिंग ऑपरेशन होता है जब हमारा वी आई स्ट्रॉन्ग इनफ होता है। सो डी वन बिकम्स ऑन इफ वी पी ग्रेटर देन वी एन। तो जो भी हमारा वी आई बाई टू वैल्यू है अगर वो -1 से बड़ी हो गई, ओके, यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, यहाँ पे डी एन ऑन कब होगा, जब वी आई हमारा वी एन से बड़ा होगा। और अब एक ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम वी आई टू की बात कर रहे हैं, है ना। तो D1 हमारा ऑन होगा कब होगा, जब VP VN से बड़ा होगा। और VP मतलब VI/2, हमारा VN वो फिक्स है -1 से बड़ा होगा, मतलब ये हमारा -2 से बड़ा होना चाहिए। तो जो मैंने नंबर लाइन पे बात करी थी -1 की और -2 की, उसमें थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आ गया है। अब जो -1 है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो हमने इस फैक्टर को उस जगह पे VI/2 जो है मतलब VX VI/2 उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दिया था। तो जब इसको हम दोबारा बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनाएंगे -4 और -2, ओके। तो अब ये -2 से बड़ा होना चाहिए, -2 से बड़ा मतलब ये वी आई। जब इसकी बात करते हैं -2 से ये छोटा होना चाहिए, मतलब -4 से छोटा होना चाहिए। तो ये वी आई लेस देन -4 आ गया। ये हमने ऊपर भी देखा है। वहाँ में अब हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने इसको बोला था कि -1 से बड़ा हो और -2 से छोटा हो। यहाँ बोल रहे हैं -2 से बड़ा हो और -4 से छोटा हो। अब इनका कभी इंटरसेक्शन हो सकता है, कभी इंटरसेक्शन ही नहीं हो सकता इन दो रीजन्स का। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि D1 और D2 इस जगह ऑफ है, इसके बीच में दोनों D1 D2 ऑफ है। यहाँ पे कोई क्लिपिंग ऑपरेशन नहीं होगा इस रीजन में। लेकिन इसके बाहर -2 से बड़ा और -4 से छोटे के बीच में क्लिपिंग ऑपरेशन होगा। यहाँ D1 ऑन है और यहाँ D2 ऑन है। हम यही चेक कर रहे हैं कि कौन सा डायोड हमारा कब ऑन है। तो क्लिपिंग ऑपरेशन अकर्स इफ वी आई इज आउटसाइड द रेंज, ठीक है। कहाँ पे नहीं होगा वो निकाल लेंगे, तो कहाँ पे होगा हम ये बता सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कहाँ पे नहीं होगा ऑपरेशन हमने ये निकाल लिया, तो फिर जो जगह बच गई उस जगह सब जगह होगा। तो हमने ये निकाल लिया कि कहाँ पे नहीं क्लिपिंग ऑपरेशन होगा, तो -4 से -2 के बीच में। तो कहाँ पे होगा, -2 के बाहर और -4 के नीचे, मतलब इस रेंज के बाहर हमारा आउटसाइड द रेंज -4 से -2 हमारा क्लिपिंग ऑपरेशन होगा। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अलग तरीके का। फिर एक लॉजिक हम जो यूज़ कर रहे हैं Vx को निकालने का, उसको देख लेते हैं कि अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया हो, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, ओके, और V2 की कुछ वैल्यू है, ये ग्राउंड तो दोनों तरफ ही मान लो कि बाद में ही एक दूसरे से जाके ग्राउंड से ही जोड़ रहे हैं, तो वो एक अलग बात हो गई, उसको हटा दो। तो V2 की कुछ वैल्यू है, तो V1 वाली साइड में R1 रजिस्टेंस है और V2 वाली साइड में R2 रजिस्टेंस है। अब हम यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा उसको लिख नहीं सकते, इस जगह क्या वोल्टेज होगा उसको हम बता नहीं सकते इस जगह। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि जो V1 है इसके बाद वही होगा, क्योंकि इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ऐसे V2 की साइड से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसके बीच में क्या वोल्टेज होगा वो हमको निकालना है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि जब एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स होते हैं या फिर मतलब पावर सोर्स होते हैं, मतलब करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स, कुछ भी मतलब सोर्स मौजूद हैं हमारे सर्किट के अंदर, तो जब हम केवल एक बार में एक सोर्स को एज एक्टिव मानते हैं और दूसरे को हम नेगलेक्ट कर देते हैं या बाकियों को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो देखो जब हम Vx निकाल रहे थे, तो Vx हम कब निकालेंगे, एक बार V2 को जीरो करके निकाल देंगे, मतलब इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, इसको जीरो मान लिया। अगली बार निकालेंगे तो V1 को जीरो मान लेंगे और इसको नेगलेक्ट कर देंगे और इसको सही मान लेंगे तो निकालेंगे। तो ये हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि एक बार में केवल एक वोल्टेज सोर्स को लो और दूसरे वाले को ज़ीरो कर दो। तो देखो जब हम Vx निकाल रहे हैं, जब हमने इसको ज़ीरो कर दिया, ओके, इसको ज़ीरो कर दिया, तो ये V1 हमारा क्या दिख रहा है कि R1 और R2 दोनों सीरीज़ में, उन दोनों में बढ़ जा रहा है। तो जब हम निकालेंगे कि इस पे क्या होगा, इस पॉइंट पे वही होगा जो हमारा इस R1 में होगा वोल्टेज, ओके। या इसको हम उल्टा भी दिखा सकते हैं, प्लस इधर माइनस इधर। तो इसके अराउंड जो वोल्टेज होगा वही इस पॉइंट पे वोल्टेज होगा। तो देखो R1 पे वोल्टेज करने के लिए और V2 को जीरो कर दिया है, तो यहाँ पे हम जो वोल्टेज ले रहे हैं उसको उल्टा लेंगे। मतलब अगर हम इस जगह वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं और इसको हमने ज़ीरो कर दिया है, तो इस जगह मैं वोल्टेज वो बोलूँगा जो R2 पे वोल्टेज होगा, ओके, Vx, तो वो हमारा Vx होगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि अपोजिट वाला। और जब इसको ज़ीरो करेंगे तो हम वोल्टेज लेंगे Vx पे जो R1 पे वोल्टेज होगा। देखो वही चीज़ है, जब इसको ज़ीरो किया V2 को, तो V1 इंटू R2 अपॉन टोटल, ठीक है, सम, ये वोल्टेज डिवाइडर लगाया है।
जब हम V1 को जीरो कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया, उल्टा वाला लो, R1 पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हमारा Vx पे होगा, तो V2 इंटू R1, ठीक है। तो अपोजिट याद रखना है कि जब V1 इंटू R2 और V2 इंटू R1 अपोजिट वाले जो टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लाई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस का सम। अब इसी को ऐड कर दो तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया कि V1 इंटू R2 प्लस V2 इंटू R1 इजकल टू R1 प्लस R2। अगर किसी वजह से हम इसमें क्या करें कि R को इक्वल कर दें, R इक्वल होगा तो नीचे क्या बच जाएगा, ये 2R है ना, ये 2R, ऊपर R से R कट गया तो ये क्या V1 प्लस V2 का हाफ आ गया। ओके, V1 प्लस V2 का सम का हाफ आ गया Vx। तो अगर हमारा रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है और वोल्टेज अलग है तो हमें ये वो और फार्मूला रिड्यूस हो गया। तो इसी फार्मूले को हम तभी यूज़ करते हैं जब R1 R2 सीरीज़ में होते हैं और उनके दोनों छोर समझते हैं, दोनों पॉइंट्स पे हमारा अलग अलग वोल्टेज है, V1 और V2 वोल्टेज मौजूद है, बीच में हमें वोल्टेज निकालना है और यहाँ पे भाई R1 है, यहाँ पे R2 है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है काफ़ी। अब इसको इस क्वेश्चन में देखते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि डायोड को रेजिस्टेंस को लास्ट में लगा रहे थे और वहाँ पे भी ये फार्मूला लग रहा था, पर वहाँ पे जो V2 था, देखो V2 क्या था, इस रेजिस्टेंस के इधर ये V2 है, 0 वोल्ट था क्योंकि ग्राउंड था, ये V1 था, V1 VI था और ये हमारा Vx होता था। इसके इधर रेजिस्टेंस R है, इसके रेजिस्टेंस इधर भी R है, तो ये चीज़ यहाँ पे होती थी। वहाँ पे हमारा बड़ी आसानी से Vx VI/2 के इक्वल निकल आता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस किया है हमने, अब रेजिस्टेंस को हमने एक डायोड वाली ब्रांच में लगा दिया है और अब हमसे पूछा गया है कि आउटपुट क्या होगा। ओके, तो इसी सर्किट में हमें VI को तो दे दिया है 10 sin ओमेगा टी, ठीक है, VI तो VM हमारा 10 पे फिक्स हो गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, sin ओमेगा टी। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ V0, मतलब वही है कि V0 बताना है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू या फिर ड्रॉ करना, सब एक ही बात है। VI कैरेक्टरिस्टिक बताना, मतलब V आउट हमें बस मेन उस पर पहुँचना है कि भाई V आउट होगा क्या। तो यहाँ पे वही वाला जो लॉजिक लग रहा है कि ये Vx हो गया। ओके, जो Vx इधर होगा और वही Vx इधर होगा, और ये Vx जो होगा क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस के इधर क्या वोल्टेज है उस पर डिपेंड करेगा और इधर के इस रेजिस्टेंस के इधर क्या वोल्टेज है उससे निकाला जाएगा। ये निकालना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, इसको निकालने के लिए वही वाला लॉजिक लगाया। अब दोनों रेजिस्टेंस हमारा इक्वल थे तो मैंने वहाँ पे क्या फॉर्मूला निकाला था कि दोनों वोल्टेज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। देखो, R से R फिर भी कट गया, तो एक वोल्टेज VI है और यहाँ पे वोल्टेज ये है 4। इस रेजिस्टेंस के इधर जो नीचे वोल्टेज है वो है 4 वोल्ट, डायोड से अभी मतलब नहीं है, तो VI प्लस 4/2। तो ये जो पार्ट है VI प्लस 4/2 ये यहाँ पे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। VI प्लस 4/2 इनका हाफ, देखो यही फार्मूला ऊपर से आ रहा है, ये V1 प्लस V2/2 इजकल टू Vx। तो जब हमने R को इक्वल लिया तो मैंने पहले ही बता दिया कि R कट कटा के ये फार्मूला आएगा, ये फार्मूला लेना है। अब मान लो कि VI हमारा 4 वोल्ट से कम है, बाकी सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है, इसको मैं Vx लिखा रहने देता हूँ, बाकी सारी वही चीज़ें हैं। ये हमारा VR1 है और ये VR2 से हमारा बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये -4 वोल्ट है, दिस इज़ 4 वोल्ट, तो उसमें बहुत अंतर है, 8 का अंतर है, तो ये इससे बड़ा है, जो हमारा 2 वे क्लिपर होना चाहिए था, 2 लेवल, तो ये वो चीज़ हमारा फुलफिल हो रही है। अब एक इसमें अलग अलग कंडीशन होंगी, देखो अलग अलग कंडीशन होंगी क्या या क्या केसेस लगेंगे उसका भी तरीका निकालने का। आप नंबर लाइन बनाओ, उस पर आप जो भी वोल्टेजेस है उनको बना लो। देखो, इसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं, पहली इन दोनों के बीच की, और वो तो हमें पता ही है कि उनके बीच में होगा क्या। दूसरी -4 से छोटी और इधर तक चली गई, कहाँ, -10 तक, और कब तक हमारा काम होगा वो भी हमें पता है कि भाई -10 से 10 तक होगा, तो ये भी पता है। और तीसरी हमारी जो कंडीशन बनेगी वो हमारी ये हो गई, सॉरी, 4 से 10 तक, तो ये 3 हमारी कंडीशन बनेगी। तो पहली कंडीशन देखते हैं कि VI जब लेस देन होगा V4, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो हम हमेशा जो लगा देते थे कि इसके बीच में आप आउटपुट दे दो VI, -4 से 4 के बीच में आउटपुट दे दो VI, यहाँ आप आउटपुट दो केवल 4, यहाँ आप आउटपुट दो केवल -4, तो वो चीज़ यहाँ नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पर Vx वोल्टेज बदल गया है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल कि -4 से छोटा है वोल्टेज, मतलब -5 है या -6 है, देखो इस येलो वाले पार्ट में है, तो हमारा जो डायोड 2 है वो हो जाएगा ऑन। तो हमें ये पहले से भी पता है कि -4 के पहले ये हमारा डायोड 2 ऑन होता है। डायोड 2 ऑन हो गया, डायोड 2 ऑन हुआ मतलब उसके अराउंड जो वोल्टेज है वो हमें आउटपुट में मिला, तो V मिनिमम हमारा -4 वोल्ट बन के रह गया।
ये कंडीशन हमने निकाल ली। फिर हमने बात करी कि वी आई ग्रेटर देन 4 है, तो डायोड 1 हमारा ऑन हो गया इस कंडीशन में। ओके, डायोड 1 हमारा ऑन हो गया, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा। अब यहीं पे मेन चीज़ बात आ रही है कि यहाँ पे जो हम लॉजिक लगाते थे कि इस जगह, ठीक है, 4 से 10 जब हमारा वी आई ग्रेटर देन 4 है, मतलब वी आर 1 के इक्वल है, जो हम वी आर 1 लेते हैं अपना, जो एक मैंडेटरी शुरू से लेते आ रहे थे, वी आर 1 से बड़ा है, तो सीधे से आउटपुट दे देता है 4 या वी आर 1 के इक्वल दे देता है। पर अब वो नहीं देगा, अब आउटपुट ये हमारा ये वी एक्स देगा आउटपुट। तो ये समझने वाली बात है, क्योंकि जब डायोड ऑन हो जाएगा, तो डायोड जब ऑन हुआ तो ये हमारा ऐसे क्लोज बन गया, ये वाला डायोड जब ऑन हुआ, ये तो ऑफ हो गया, तो इस वाली ब्रांच का तो मतलब है ही नहीं। जब ये ऑन हुआ तो ये क्लोज बन गया, तो ये तो 4 वोल्ट है और ये यहाँ देगा, पर यहाँ पे इस जगह जो नॉर्मल केस होता था वहाँ पे इस जगह भी 4 वोल्ट होता था, पर अब क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे 4 वोल्ट नहीं होगा, यहाँ पे वी एक्स होगा, और वो वी एक्स क्या है वही निकालना ज़रूरी था। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है येलो वाली, ये थर्ड वाला 4 से 10 तक जो रेंज है, यहाँ पे क्या होगा, वो मतलब 4 वोल्ट ना देके वो वी एक्स देगा, जो कि वी आई प्लस 4/2 है। इस पर हमारा फिक्स हो गई वैल्यू। तो वी ओ की मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी ये, उसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम वी आई की मैक्सिमम वैल्यू रख देते हैं, तो वो क्या हो गया 10 + 4/2, ये क्या दे देगा 7 वोल्ट। तो इससे निकल के आया कि इसकी वी आई की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो वी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी 7 वोल्ट है, और वी आई की मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी, वो -4, सॉरी, ये जो वी ओ हमें आउटपुट मिलेगा मिनिमम, ये यहीं पे मिनिमम लिख दिया, वो -4 मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे क्या डिफरेंस आया मेन मैं दिखाता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस आया है, ये वाला जो रेजिस्टेंस आया इधर, इस रेजिस्टेंस के आने की वजह से अब हमें आउटपुट में 4 जो वोल्ट मिल जाता था, मतलब जो वी आर 1 मिल जाता था, उसकी जगह वी एक्स मिलेगा, और वी एक्स हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो वी आई प्लस 4/2 है, और उसकी भी अगर मैक्सिमम वैल्यू रखनी है तो वी आई की मैक्सिमम वैल्यू रख दो, तो वो वी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, वो है 7 वोल्ट। तो 7 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू और -4 मिनिमम वैल्यू। अब इतना पढ़ लिया, हम बात करते हैं सीरीज़ क्लिपर की। सीरीज़ क्लिपर क्या है, उसके नाम से ये कि हमारा जो डायोड होगा या क्लिपिंग ऑपरेशन जो डायोड सीरीज़ में उसकी वजह से होगा। ओके, तो सीरीज़ क्लिपर भी हमारा दो तरीके का हो गया, बॉटम क्लिपर या पीक। देखो बॉटम क्लिपर में उसने वही चीज़ करी है सेम, देखो डायग्राम आउटपुट सेम होगा जैसा शंट का होता था। ये चीज़ समझने वाली है कि वी आर के नीचे का सब कुछ क्लिप कर दोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे, इसके ऊपर जो है उसको वी आई को ले लेंगे, बाकी नीचे का सब क्लिप कर देंगे, तो आउटपुट तो सेम है, वर्किंग में थोड़ा सा हमारा डिफरेंस रहेगा। तो लेड डायोड भी ऑफ, हमारा डायोड अब यहाँ लगा है, रजिस्टेंस यहाँ लगा है, डायोड को अगर हमने ऑफ लिया तो उस पॉइंट पे वीपी तो हमें वीआई साफ साफ दिख रहा है, और हमारा वीएन क्या होगा, वीएन भी वीआर होगा, वो भी साफ साफ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे भी हमारा ये वीआर ही आ जाएगा जो नीचे था। तो ये हमारा जब डायोड को ऑफ है, फिर कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब कि जब वी आई ग्रेटर देन वी आर होगा, है ना, जब वी आई ग्रेटर देन वी आर होगा हमारा, तब हमारा डायोड ऑन होगा, और डायोड ऑन हुआ तो हमें क्या दे देगा आउटपुट में सीधे से, ठीक है, वी आई दे देगा, ठीक है, वी आउटपुट इज वी आई जब हमारा डायोड ऑन होगा। देखो अभी डिफरेंस पे भी बात करेंगे। नेक्स्ट, जब वी आई लेस देन वी आर होगा तो हमारा डायोड ऑफ हो जाएगा। जब डायोड ऑफ हो गया तो ये जो शुरू की चीज़ थी ये पूरी कट गई, डायोड ऑफ हो गया, ये कट गया, अब केवल इतना सर्किट बचा। कितना सर्किट, देखो ये बचा सर्किट, ये वी आर और ये हमारा वी आउटपुट, ये वी आर, अब यही वी आर इस आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे इस मेनली हो क्या रहा है, यहाँ पे जो मेन चीज़ हो रही है कि यहाँ पे अपोजिट ऑपरेशन हो रहा है। देखो वहाँ पे क्या होता था, मैंने बार बार बोल के बताया कि जब डायोड ऑन है तो डायोड वाली ब्रांच का सिग्निफिकेंस है, और उस ब्रांच का जो वोल्टेज है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। रजिस्टेंस ऊपर लगा होता था पर वी आर वहाँ पे भी होता था, तो ये चीज़ है। तो हमें वी आउटपुट में वी आर मिल जाता था जब डायोड ऑन है, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे जब हमारा डायोड ऑन है तो हमें वी आउटपुट में वी आई मिल रहा है, और जब डायोड ऑफ है तो हमारा ये एक जैसा हो रहा है। तो ये समझने वाली बात है। ये ऑन हमारा शंट क्लिपर के लिए ऐसे काम करता है, वी आर वी ओ के इक्वल। यहाँ पे हमारा सीरीज क्लिपर के लिए जब डायोड ऑफ होता है तो वो ऐसे काम करता है, वी आर इक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ समझने वाली है। यहाँ पे हमारी सीरीज क्लिपर में जब बॉटम क्लिपर बनाना है तो फिर ये बना, ऐसे बना, और जब पीक क्लिपर बनाना होगा तो इसको हम
इसकी तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि अपोजिट टाइप का ऑपरेशन हो रहा है, डायोड ऑन और आउटपुट क्या मिलेगा, और डायोड ऑफ और आउटपुट क्या मिलेगा के बीच में, जब हम सीरीज और शंट की बात कर रहे हैं। बाकी आउटपुट मिलेगा सेम, कि अगर बॉटम क्लिपर होगा तो बॉटम को क्लिप कर देगा, पीक क्लिपर होगा तो पीक को क्लिप कर देगा। और देखो यहाँ पे भी सेम लॉजिक ही लगेगा, जो हम लॉजिक वहाँ पे लगाते थे, वहाँ पे हम डायोड को इधर लेते थे और रजिस्टर को इधर लेते थे। तो हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। देखो इस डायोड को अगर आप देखो तो ये किसकी तरफ देख रहा है, ये मतलब वी आई और वी आर के बीच में, देखो वी आर की तरफ देख रहा है, तो वी आर की तरफ देख रहा है। और क्योंकि यहाँ पे उल्टा होता है काम, तो यहाँ पे हमारा बॉटम मोस्ट जो पार्ट होगा तो वो वी आर होगा, बॉटम मोस्ट पार्ट। ओके, वहाँ पे क्या देखते थे, अगर वी आर की तरफ देख रहा है तो टॉप मोस्ट पार्ट वी आर होता था, वो पीक क्लिपर बन जाता था। पर यहाँ पे बॉटम क्लिपर बनेगा, उल्टा होगा, ठीक है, अपोजिट। अब अगर हम पीक सीरीज क्लिपर की बात करें, ये पीक सीरीज क्लिपर है, तो ये हमारा डायोड किसको देख रहा है, वी आई को देख रहा है, ठीक है, वी आर के अपोजिट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो पीक पार्ट होगा, क्योंकि इसका अपोजिट कर दो, किसकी तरफ नहीं देख रहा, वी आर की तरफ, तो वी आर हमारा पीक पार्ट हो जाएगा, तो पीक को क्लिप कर देगा। तो जब आपने पहले ये लॉजिक आप किसके लिए यूज़ करो, शंट के क्लिपर के लिए यूज़ करो, ठीक है, जब क्लिपर यहाँ लगा होता है, अगर ये वी आर की तरफ देख रहा है तो टॉप मोस्ट पार्ट जो होगा वो हमारा वी आर होगा, मतलब ये पीक क्लिपर होगा, ठीक है। अगर इसका अपोजिट हो गया, ऊपर देख रहा है, वी आर की तरफ नहीं देख रहा है, तो ये बॉटम क्लिपर हो गया। अब यहाँ पे यही चीज़ उल्टी हो जाएगी, अगर ये वी आर की तरफ नहीं देख रहा है तो वो पीक क्लिपर होगा, और वी आर की तरफ देख रहा है तो बॉटम क्लिपर होगा। ये मतलब एक ट्रिक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। अगर पूरा डिटेल में करके रखना है कि अच्छा ऑन ऑफ करके, तो आप वैसे भी देख सकते हैं, बाकी इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ये पीक क्लिपर हो गया। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं कि इन सर्किट्स ऑन डायोड इज आइडियल प्लॉट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, बनाने हैं वी और वी आई के बीच में। तो वी आउट हमें स्पेशली बताना है। अब ये कैसा क्लिपर है, देखो ये सीरीज क्लिपर है और ये किसकी तरफ देख रहा है, ये वी आर की तरफ देख रहा है। और यहाँ पे उल्टा लेते हैं, वी आर की तरफ देख रहा है तो उल्टा कर लो, मतलब वी आर हमारा बॉटम मोस्ट पार्ट होगा, तो ये कैसा हो गया, बॉटम क्लिपर हो गया। ओके, तो वी आर, अब यहाँ पे दो हमने उसको लिया है। ओके, यहाँ पे बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिमाग में देख के क्या आना चाहिए कि भाई यहाँ पे कन्फ्यूजन तो होगा, ये चीज़ आएगी तो कन्फ्यूजन तो होगा। एक तरीके का सीरीज क्लिपर है, ये इससे समझ में आ रहा है क्योंकि डायोड सीरीज में लगा है। बट यहाँ पे वी आर को क्या लिया जाए, इनका क्या लिया जाए, तो उसके लिए ये समझना है कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इस जगह वी एक्स, जो यहाँ पे भी होगा या यहाँ पे भी होगा, एक ही बात है, उसको आपको निकालना पड़ेगा और उससे कंपेयर करके आपको देखना पड़ेगा। मतलब बेसिक काम क्या करते थे हम, डायोड को ऑफ करते थे, उसके अराउंड वोल्टेज को देखते थे वी बी और वी एन में, फिर चेक करते थे कब डायोड ऑन होगा कब डायोड ऑफ होगा। तो वो करने के लिए हमें वी एक्स जब तक नहीं पता होगा तो वी एन हम नहीं बता सकते, तो वी एक्स निकालेंगे। अब देखो वी एक्स निकालने का सेम वही तरीका जो हमने वहाँ पे सीखा था सुपर पोजिशन करके। ये जो हमारे दो ब्रांच हैं, इन ब्रांच को जो ये कुछ इस तरीके से हैं, इनको ऐसे उठा के और इसको ऐसे उठा के ऐसे लंबा लंबा बना दो। ये देखो, एक ये हो गया, ये वी एक्स हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। देखो इसमें ये तो वी एक्स है, जो ये वाला वी एक्स है, ये 1K है, ये 2K है, 2K के साथ में हमारा -4 वोल्ट है और 1K के साथ में 8 वोल्ट है। देखो ये चीज़ हमने वहीं पे सीखी थी, तो ये ही चीज़ इसको हमने यू ट्रांसफ़र करके ऐसे बना दिया। अब इसका वी एक्स अगर निकालना है तो जो इधर 8 वोल्ट है उसके संग ये मल्टीप्लाई करो और -4 वाले के संग ये मल्टीप्लाई करो, तो 8 इंटू 2 मतलब 16K और -4 इंटू 1 4K अपॉन सम 3K, तो 12 अपॉन 3K, 12 के अपॉन 3K 4 वोल्ट आ गया। तो वी एक्स हमारा 4 वोल्ट आ गया। अब हमारा वी एक्स 4 वोल्ट आ गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 4 वोल्ट आ गया हमारा। अब इस 4 वोल्ट से चेक करेंगे वी आई को, तो डायोड ऑन कब होगा, जब हमारा वी आई 4 वोल्ट से ज़्यादा होगा, जब मतलब वी पी हमारा वी एन से बड़ा होगा या डायोड हमारा 4 वोल्ट से ज़्यादा होगा वी आई, तो हमारा डायोड ऑन हो जाएगा। अगर डायोड ऑन हुआ, जब डायोड ऑन होगा तो वो हमारा आउटपुट क्या देगा, हमें वी आई देगा, और जब डायोड ऑफ होगा तो वो हमारा आउटपुट क्या देगा, जो ये वी एक्स बन रहा है, ना कि इन दोनों रेफरेंस वोल्टेज में से। तो यही चीज़ यहाँ पे है, देखो यही चीज़ करिए, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के 4 वोल्ट निकाला है, कंपेयर किया है, फिर डायोड ऑन कब होगा डायोड ऑफ कब होगा वो चीज़। तो यहाँ पे देखो डायोड ऑन कब हुआ, जब हमारा वी आई 4 वोल्ट से बड़ा है ना,
वी आई हमारा 4 वोल्ट से बड़ा है, ये वी आई 4 वोल्ट से बड़ा है तो डायोड ऑन है, और ऑन है तो आउटपुट में वी आई मिल रहा है, मतलब 4 वोल्ट से ज़्यादा के लिए आपको आउटपुट क्या देगा, वी आई देगा। और वो वैसे भी है क्योंकि ये बॉटम क्लिपर है, और ये जब बॉटम क्लिपर है तो आपने क्या सीखा था कि आप इनको इंटरसेक्ट करके बनाओ, क्योंकि बॉटम क्लिपर है तो इसके आगे तो आप वी आई के इक्वल बना दो ओरिजिन से पास होता हुआ, और इसके पहले आप इसी वैल्यू को बना दो ऐसे। तो ये इसका ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक बन गया। अगर हम बात करें कि जीनर डायोड को भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जीनर डायोड कैन ऑल्सो भी यूज इन अ क्लिपर। तो आप जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस कब करेंगे, मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह यूज़ करेंगे, और जीनर डायोड अगर रिवर्स बायस में होगा तो वहाँ पे उसको ओपन सर्किट नहीं करेंगे, वहाँ पे उसको हम वोल्टेज सोर्स की तरह यूज़ करेंगे। बट दो केस हैं, अगर जीनर डायोड बैकग्राउंड में है तो उसको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह यूज़ करेंगे। ओके, जीनर डायोड जो ऐसा है वो ऐसा वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। उसमें भी इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ आपका एन वाला साइड है वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आप बनाएंगे, ये उल्टा होता है जीनर डायोड में। लेकिन तब जब जीनर डायोड ब्रेकडाउन में है, मतलब ये सेकेंड और थर्ड दोनों केस रिवर्स बायस के हैं, पर रिवर्स बायस के दो केस हैं, एक नॉट इन ब्रेकडाउन और एक इन ब्रेकडाउन। अगर ब्रेकडाउन में नहीं है तो आप नॉर्मल डायोड की तरह उसको ओपन सर्किट कर दो। अगर जीनर डायोड ब्रेकडाउन में है हमारा और रिवर्स बायस तो है ऑब्वियसली, तो उसको आप एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे। इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।